अध्याय 3051 पहाड़ में जीन रेस। ओ यान कियूशान ने पहाड़ की ओर देखा। अचानक उसके शरीर में एक हरी रोशनी फूट पड़ी। उसकी परछाई एक अजीब सांप की तरह थी जो उसके शरीर से निकल गया था। अगले ही पल हान सेन और बाकियों ने देखा कि ओ यान कियूशान की आंखें सांप जैसी थीं। वे हरी और सफेद थीं। कोई पुतलियां या सफेदी दिखाई नहीं दे रही थी। उसके शरीर पर हरे सांप के शल्क थे और उसकी पीठ पर अजीब से शल्क जैसे पंख थे। उसका पूरा शरीर किसी राक्षस जैसा लग रहा था। वह किसी जीन प्रजाति से मिल गया था। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, ओ यान कियूशान ने हाथ बढ़ाकर उस पहाड़ की ओर इशारा किया जिससे किसी जानवर की दहाड़ सुनाई दी थी। एक अदृश्य हवा का झोंका जंगल में चला गया। कुछ 100 फीट दूर पेड़ों की शाखाएं कट गईं। फिर एक बहुत ही भयानक चीख सुनाई दी। उसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया। ये हो गया, ओ यान कियूशान ने ठंडे स्वर में कहा। ये देखकर पीसफुल की भौहें तन गईं। मिस्टर यांग ने चौंककर ओ यान कियूशान की ओर देखा और पूछा, क्या मिस्टर क्यूशान की जीन नस्ल पौराणिक पवन पंख वाले सांप की है? ओ यान कियूशान के चेहरे पर घमंड था। उसने मिस्टर यांग को सम्मान से देखा और कहा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप मिस्टर हैं। आपका ज्ञान बहुत व्यापक है। यह ओ यान परिवार का पवन पंख वाला सांप है। वहां मौजूद लोगों में से एक को पवन पंख वाला सांप नहीं पता था। उसने मिस्टर यांग की तरफ देखा और पूछा, मिस्टर यांग, पवन पंख वाले सांप की जीन प्रजाति किस स्तर की है? क्या ये शक्तिशाली है? राजा वर्ग के तूफानी बाघ की तुलना में ये कैसा है? ओ यान कियूशान ने ये सुना और तिरस्कार से देखा, लेकिन वो समझाने की योजना नहीं बना रहा था। मिस्टर यांग ने कहा, राजा वर्ग का तूफानी बाघ शक्तिशाली होता है, लेकिन वह पवन पंख वाले सांप से अलग होता है। किंवदंतियों के अनुसार जब ओयांग परिवार की पिछली पीढ़ी बड़े देव पर्वत पर जमीनी नारियों की तलाश कर रही थी, तो उन्होंने अचानक दूर से एक तूफान को उबलते हुए देखा। पर्वत के उस पार उनकी दिन की यात्रा रात में बदल गई। तभी एक दुष्ट हरी हवा, जो एक दुष्ट अजगर के बवंडर जैसी थी, ने घाटी को तहस-नहस कर दिया। इसने उन पेड़ों को तोड़ दिया जिन्हें गिराने के लिए कई लोगों की जरूरत होती। इसने उनकी जड़ों को जमीन से उखाड़कर आसमान में उछाल दिया। ये बहुत अजीब था। डरावनी और बुरी हवा ने उस घाटी से आधा इंच भी बाहर नहीं छोड़ा। ओ यांग के गुरु ने सोचा कि उस घाटी में कुछ अजीब है, इसलिए वह आधे महीने तक घाटी के बाहर इंतजार करता रहा। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि दुष्ट हवा थम नहीं गई और फिर सावधानी से घाटी में प्रवेश किया। वहां एक बहुत ही अजीब जमीनी नाली थी। उसने उस जमीनी नाली से एक पवन पंख वाले सांप का अंडा खोद निकाला। क्या पवन पंख वाले सांप के अंडे ने वह अजीब दृश्य बनाया था? आदमी ने पूछा। यह जरूर कोई बहुत शक्तिशाली जीन प्रजाति रही होगी। क्या मिस्टर कियूशान इस जीन प्रजाति को हमारी मदद के लिए लाए थे? ये जानने के बाद मैं ज्यादा सुरक्षित महसूस करता हूँ। मुझे अब शक्तिशाली जीन प्रजातियों से मिलने की चिंता नहीं करनी पड़ती। बाकी लोगों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। सबने ओ यान कियूशान की तारीफ की। इससे ओ यान कियूशान का चेहरा और भी ज्यादा घमंडी हो गया। हान सेन, जो उनके बगल में था, ये सब साफ देख रहा था। वे कुछ लोग सच में मुस्कुरा नहीं रहे थे। प्राचीन बड़े देव पर्वत पर जाने की हिम्मत करने वाले लोग कमजोर नहीं थे। वे ओ यान कियूशान को धमकाने आए थे। वे उसे मार डालना चाहते थे। अब जबकि एक शक्तिशाली जीन जाति से मिलने पर उन्होंने उसकी तारीफ की थी, ओ यान कियूशान अपनी शान दिखाने के लिए बेताब होगा। वह शायद लोगों के सामने दौड़कर उनके खतरे के बिंदु को कम कर देगा। ठीक है, चलो देखते हैं कि वह जीन प्रजाति कौन सी थी। पीसफुल ने आदमियों को बुलाया कि वे जाकर उस जीन प्रजाति को ले आए जिसे ओ यान कियूशान ने मारा था। एक आदमी के माथे पर ईश्वरीय आत्मा का रक्त नारी चिन्ह चमक उठा। अचानक हवा से एक सुनहरी वानर जैसी जीन प्रजाति प्रकट हुई। मालिक के साथ मिलने के बाद वह वानर जैसा दिखने लगा। वह पहाड़ों पर चढ़ गया, जो किसी तरह बहुत सपाट लग रहे थे। वह तेजी से पहाड़ों की ओर दौड़ा। सब लोग उसके जीन रेस बॉडी वापस लाने का इंतजार कर रहे थे। पहाड़ों में गायब होने के बाद किसने सोचा होगा कि वह आदमी अचानक जोर से चीख मारेगा। नेता झाओ जुए पहाड़ की ओर देखते हुए चिल्लाया, बूढ़े नौ, क्या हो रहा है? हालांकि असली नेता पीसफुल थी, वह सिर्फ एक गार्ड लेकर आई थी। हान सेन, मिस्टर यांग, ओ यान कियूशान और घोस्ट किल के अलावा ये सभी झाओ जुए के लोग थे। हान सेन को झाओ जुए के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पीसफुल ने उनसे परिचय कराने की कोई कोशिश नहीं की थी। झाओ जुए एक बहुत ही अच्छे बुरे आदमी लग रहे थे।
उनकी उम्र 50 या 60 के आसपास लग रही थी, फिर भी वे बहुत जवान लग रहे थे। वे थोड़े पवित्र लग रहे थे और उनकी बातचीत का तरीका मजेदार था। रास्ते में वे हान सेन और बाकियों से अच्छी तरह बातें कर रहे थे। वे एक बहुत ही अच्छे बुरे आदमी लग रहे थे। हान सेन को लगा कि उसके साथ जो लोग थे वे सभी उसके प्रति अजीब तरह से विनम्र थे, क्योंकि वे संभवतः झाओ जुएये की आज्ञा का पालन कर रहे थे। झाओ जुएये ने कई बार आवाज लगाई, लेकिन पहाड़ों से किसी ने जवाब नहीं दिया। सबके चेहरे के भाव बदल गए। ओ यान कियूशान का चेहरा सबसे ज्यादा खराब लग रहा था। उसने ही कहा था कि पहाड़ पर खतरा टल गया है, लेकिन अब किसी ने चीख मारी थी। उसके शब्दों की वजह से ही झाओ जुएये ने अपने किसी आदमी से लाश उठाने को कहा था। अब ओल्ड नाइन को कुछ हो गया था, इसलिए सबने ओ यान कियूशान की ओर देखा, जिसका चेहरा गंभीर लग रहा था। मैं जाकर देखूंगा, ओ यान कियूशान ने कहा। उसने अपने शल्कदार पंख फड़फड़ाए और आकाश में उड़ गया। वह पहाड़ की ओर उड़ चला। चलो चलकर देखते हैं। पीसफुल को चिंता हो रही थी कि कहीं ओ यान कियूशान को कुछ हो न जाए। उसने अपनी जीन प्रजाति को बुलाया, उसके साथ मिलकर पहाड़ों में चली गई। सभी ने अपनी अपनी जीन जाति को बुलाया। वे एकजुट होकर पहाड़ की दीवार पर चढ़ गए। वे जंगल की ओर जा रहे थे। मिस्टर यांग, मुझे बहुत माफ करना। हान सेन एक धातु का खंभा पकड़े हुए था। उसने दूसरे हाथ से मिस्टर यांग को पकड़ लिया। वे पहाड़ से बाहर कूद गए। उनमें से कुछ लोग पहाड़ पर कूद गए। उसने मिस्टर यांग को नीचे उतारा और पहाड़ से कुछ चीखें आती सुनी। हान सेन जल्दी से बाकी लोगों के पीछे पहाड़ पर गया। वह जो देख रहा था उससे हैरान था। बाकी सब भी हैरान थे। हर जगह पत्तियां गिर रही थीं। एक पुराने पेड़ पर, जो 9 फुट ऊंचा था, एक बंदर की खाल खींची हुई थी। सुनहरे बाल खून से लाल रंगे हुए थे। खून अभी भी टपक रहा था। हान सेन ने गौर से देखा। ये किसी बंदर की खाल नहीं थी। यह ओल्ड नाइन था, जो अभी अभी एक बंदर से मिला था। अब ओल्ड नाइन का बस उसकी खाल ही बची थी। पता नहीं उसका मांस और हड्डियां कहाँ गईं। बस वह खून से सनी खाल बची थी और उसे एक पेड़ पर टहनियों से पिन किया गया था। वाह! ओ यान कियूशान अपने सदमे को रोक नहीं पाया। उसने हर जगह उल्टी कर दी। लगभग उसकी आंतें खांसने लगीं। चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, उसने ऐसा भयावह दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। पेड़ की त्वचा पर लगा खून पूरे पेड़ पर टपक रहा था। इससे सबके सिर सुन्न हो गए थे। उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ रही थी। रो रो। कुछ ही दूरी पर पहाड़ों की गहराई में एक बच्चे की चीख सुनाई दी। या तो वह किसी बच्चे के रोने की आवाज थी या किसी बिल्ली के रोने की। खैर, वह आवाज सबके कानों में गूंज रही थी। लोगों को ठंड का एहसास हो रहा था। हान सेन ने उस तरफ देखा जहां से आवाज आ रही थी। चूंकि इस दुनिया में उसकी 7वीं इंद्रिय बहुत ज्यादा दबी हुई थी और उसके आसपास ढेर सारे पेड़ और लताएं थीं, इसलिए वह देख नहीं पा रहा था कि वहां क्या है। अध्याय 3052 रक्तभूत आत्मा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या चीज हो, ओयां कियूशान ने ठंडे स्वर में कहा। उसने अपनी पीठ पर पंख फड़फड़ाए, मानो हवा का सहारा लेकर उड़ना चाहता हो। पीसफुल ने अचानक उसे रोका और धीरे से कहा, पहले ये पता लगाएं कि स्थिति क्या है। प्राचीन बड़े देव पर्वतों में कई डरावनी और क्रूर जीन प्रजातियां रहती हैं। शायद अब हमारा सामना किसी डरावने इंसान से हुआ है। ऐसे दुश्मन को कम मत आंको। झाओ जुएयी का एक आदमी चिल्लाया, रक्तभूत आत्मा। जरूर हमारा सामना किसी रक्तभूत आत्मा से हुआ है। यह इतना बड़ा ऑपरेशन था, इसलिए वहां सिर्फ एक मिस्टर तो हो नहीं सकता था। मिस्टर यान के अलावा और भी थे। झाओ जुएयी अपने 2 मिस्टर साथ लाए थे। जो मिस्टर इतने डरे हुए लग रहे थे, उनका नाम ली थरी आई था। उनका उपनाम ली था। उन्हें थरी आई की उपाधि इसलिए मिली थी क्योंकि उनके माथे पर एक निशान था। वह तीसरी, हालांकि बंद आंख जैसा लग रहा था। बेशक, उसके बारे में सबसे खास बात इस तथ्य के अलावा कि वह जमीन की धड़कनों को देख सकता था, जीन अंडों और जीन प्रजातियों को पहचानने की उसकी क्षमता थी। उसे बस एक जीन अंडे का आकार देखकर यह पता लगाना होता था कि अंदर किस तरह की जीन प्रजाति है। इसीलिए उसे ली थरी आई भी कहा जाता था। जब झाओ जुएयी ने रक्तभूत आत्माएं सुनी तो उसका चेहरा बदल गया। उसके चेहरे की दयालुता तेजी से कम हो गई। उसने ली थरी आई को घूरते हुए पूछा, थरी आई, क्या तुम्हें यकीन है कि हम जिस रक्तभूत आत्मा से मिले हैं वह रक्तभूत आत्मा ही है? ली थरी आई ने इसकी पुष्टि करते हुए कांपते हुए कहा, मैं इस बारे में गलत नहीं हो सकता। ये रक्तभूत आत्मा ही होगी। मैंने इन चीजों के बारे में पहले भी सुना है।
प्राचीन बड़े देव पर्वत पर एक रक्तभूत आत्मा रहती है और अब ओल्ड नाइन की खाल छाल पर लटक रही है। मांस और हड्डी खाने वाली रक्तभूत आत्मा के अलावा जीन जाति और क्या हो सकती है? ऐसा और क्या कर सकता है? पीसफुल और बाकी लोग हान सेन जैसे थे। उन्हें नहीं पता था कि ब्लड घोस्ट स्पिरिट क्या होती है। उन्होंने पूछा, मिस्टर ली, क्या आप समझा सकते हैं कि ब्लड घोस्ट स्पिरिट जीन रेस के स्तर और तत्व की होती है? ली थरी उलझन में दिख रहा था। उसने कहा, लेडी पीस, बिग किंगडम में मोली नाम का एक मशहूर हत्यारा है। आपको उसके बारे में पहले ही पता होना चाहिए था। पीसफुल ने सिर हिलाया और कहा, मोली हमारे राज्य का प्रसिद्ध नायक और योद्धा था। उस समय चू, वेई और हान, 3 बड़े राज्य बिग किन साम्राज्य पर हमला करना चाहते थे। ये खतरे में था। चू साम्राज्य के हत्यारे मोली ने वेई के राजा की हत्या कर दी। वह सफल तो हुआ, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। इससे तीनों राज्यों का सहयोग बिखर गया। 1 दर्जन साल बाद उन्हें पता चला कि मोली बिग किन साम्राज्य से था। वेई राजा की हत्या करते समय उसने चू साम्राज्य के एक हत्यारे का वेश धारण किया था। उसने बिग किन साम्राज्य के खतरे से निपटने में मदद की और 1 दर्जन सालों तक बदनाम रहा। फिर भी वह वास्तव में बिग किन साम्राज्य का एक नायक था। ली थरी ने सिर हिलाया और कहा, किंवदंतियां कहती हैं कि मोली की 3 जीन प्रजातियां थीं। सबसे प्रसिद्ध प्रजाति वन स्काई ड्रैगन कहलाती थी। ये वेई के राजा की हत्या के लिए प्रसिद्ध हुई। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मोली ने वेई के राजा की हत्या के लिए 3 जीन प्रजातियों के साथ मिलकर काम किया था। उनमें से एक रक्तभूत आत्मा थी। सचमुच, रक्तभूत आत्मा की जीन प्रजाति का स्तर क्या है? इसमें क्या शक्ति है? ओयांग कियूशान ने आश्चर्य से पूछा। ली थरी ने अपना सिर हिलाया। वह डरते हुए बोला, कोई नहीं जानता कि रक्तभूत आत्मा में क्या शक्ति है, क्योंकि मोली के अलावा इस दुनिया में किसी के पास रक्तभूत आत्मा नहीं है। किंवदंतियों का दावा है कि रक्तभूत आत्मा के जन्म की भूमि नाली एक शहर के खंडहर के नीचे थी। उस शहर की आबादी 10 लाख थी, लेकिन एक ही दिन में उसकी हत्या कर दी गई। पूरा शहर मानव त्वचा से भरा था और खून से एक नदी बन गई थी। किसी को पता नहीं था कि ऐसा क्यों है, जब तक कि उस खंडहर शहर के नीचे एक भूमि नाली नहीं मिली। वहां मौजूद जीन अंडा रक्तभूत आत्मा का था। ये सुनकर पीसफुल के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। क्या मिस्टर ली जिस बर्बाद शहर की बात कर रहे हैं, वह हाफ डे सिटी है? हाँ, ये हाफ डे सिटी है, ली थरी ने सिर हिलाकर कहा। पीसफुल को जंगल में और भी अंदर एक अंधेरी गुफा दिखाई दी। उसका चेहरा गंभीर लग रहा था। मैंने सिर्फ हाफ डे सिटी और वहां एक बहुत ही खूनी जीन जाति के अस्तित्व के बारे में सुना था। मुझे नहीं पता था कि अपराधी एक खूनी भूत आत्मा है। रो ऐसा लग रहा था जैसे वह पीसफुल का जवाब दे रहा हो। पहाड़ एक अजीब सी आवाज से गूंज उठा, जैसे किसी बच्चे का रोना हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो या हंस रहा हो। इससे लोगों के सिर सुन्न हो गए। सबको ठंडा पसीना आ गया। अगर वह सचमुच रक्तभूत आत्मा है तो मुझे डर है कि हम सब मर जाएंगे, ली थरी ने कहा। रक्तभूत आत्मा सबसे शक्तिशाली होती है। अगर हम उसे नाराज करेंगे तो वह हम सबको मार डालेगी। अगर हम अभी प्राचीन महादेव पर्वत छोड़ भी दें तो भी वह हमारा पीछा करेगी। उसने ओयांग कियूशान की ओर देखा। ली थरी की नज़र से सबको पता चल गया था कि ओयांग कियूशान ने ही रक्तभूत आत्मा को नाराज किया था। अगर वे उसे सौंप दें तो शायद बाकी लोग बच जाएं। ओयांग कियूशान को यह न पता होने के अलावा कि क्या हो रहा है, सबको पता था कि क्या हो रहा है। पीसफुल का चेहरा बदलते हुए उसने कहा, हम अभी भी पुष्टि नहीं कर सकते कि क्या ये रक्तभूत आत्मा है। अगर है भी तो क्या हम सिर्फ रक्तभूत आत्मा की वजह से खाली हाथ लौट जाएंगे? क्या हम रक्त पल्स को छोड़ देंगे? पीसफुल के ऐसा कहने के बाद झाओ जुए ये उलझन में दिखे। पीसफुल ओयांग कियूशान की रक्षा करना चाहती थी। ये बात सबको पता थी, लेकिन उसकी बात सही थी। वे सभी अपने ब्लेडों पर खून बहाने में अनुभवी थे। क्या वे सचमुच सिर्फ इसलिए पीछे हट सकते थे क्योंकि आसपास कोई रक्तभूत आत्मा जीन जाती थी? यदि वे आगे बढ़ते रहे तो उनके साथ पवन पंख वाला सांप ओयांग कियूशान का होना एक अमूल्य वरदान साबित होगा। झाओ जुए ये हंसा। उसने ओयांग कियूशान की ओर देखा और झुककर प्रणाम किया। श्री कियूशान, आप हम सब में सबसे बलवान हैं। हम आपकी आज्ञा मानेंगे। क्या आपको लगता है कि हमें चलते रहना चाहिए? ओयांग कियूशान बहुत छोटा था। वह जवान और घमंडी था। उसके पास कोई अनुभव नहीं था। उसे नहीं पता था कि लोग कभी कभी बुरे भी हो सकते हैं। उसे लगता था कि सब उस पर निर्भर हैं। उसे नहीं पता था कि झाओ जुए ये उसे चारे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है।
उसने देखा कि झाओ जुए ये उसके साथ बेहद विनम्र व्यवहार कर रहा था और उसे लगा जैसे सब उस पर निर्भर हैं। उसने कहा, हम यहाँ एक जीन प्रजाति का शिकार करने आए हैं। हम खुद को एक जीन प्रजाति से डरने नहीं दे सकते। मैं सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आगे का रास्ता देखूंगा। सबने उसकी तारीफ की। सबने उस जवान भोले भाले आदमी को भगवान जैसा बताया। हान सेन और बाकी लोगों के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। ओयांग कियूशान बहुत खुश था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि असल में क्या हो रहा है। पीसफुल कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी जुबान पर काबू रखा और कुछ नहीं कहा। यह ओयांग कियूशान की अपनी ही मुसीबत थी। अगर वह उसे बचाने की कोशिश करती तो सब नाराज हो जाते। अगर लोग बिखरने लगते तो पूरी यात्रा ही बर्बाद हो जाती। पीसफुल जब इस समस्या को सुलझाने के बारे में सोच रही थी, तभी उसे पहाड़ों से एक अजीब सी चीख सुनाई दी। वह दूर से भी बहुत पास की लग रही थी। इससे सभी को थोड़ी ठंडक महसूस हुई। ओयांग कियूशान कुछ नहीं बोला। उसके पास पवन पंखों वाला सांप था, इसलिए वह हवा की तरह चल रहा था। वह जंगल में दौड़ पड़ा। वह जीन प्रजाति की तलाश में था। पीसफुल ने दांत पीसते हुए जंगल में भाग गई। उसे दुख हुआ। अगर मुझे पता होता कि ओयांग कियूशान इतना भोला है, तो मैं उसके मालिक को उसे लाने के लिए राजी नहीं करती। पीसफुल के पहाड़ पर पहुंचने से पहले ही एक चीख सुनाई दी जिसने उसके दिल को धड़का दिया। ये चीख ओयांग कियूशान की थी। तेज हवा के झोंके जंगल से उड़ते हुए आ रहे थे, मानो चाकू शाखाओं और पेड़ों को काट रहे हों। उन्होंने जंगल में कुछ पेड़ों को तेजी से काट डाला। हान सेन और बाकी लोगों ने उन्हें साफ देखा। ओयांग कियूशान से हवा के झोंके निकल रहे थे। उस युवक की हालत बहुत खराब थी। ओयांग कियूशान जमीन पर आधा घुटनों के बल बैठा था और उसके हाथ ऊपर उठे हुए थे। हवा के झोंके अभी भी फूट रहे थे। उसकी पीठ पर एक बैंगनी साया उसके शरीर को कसकर पकड़े हुए था। बैंगनी बालों से भरी उसकी बाहें ओयांग कियूशान की बगल से होते हुए उसकी गर्दन को पकड़ने लगी। इससे ओयांग कियूशान को अपने हाथ ऊपर उठाने पड़े। उसकी स्थिति बहुत ही अजीब थी। बैंगनी बालों वाला वह राक्षस किसी भूत जैसा था। उसने ओयांग कियूशान को फंसा लिया, अपने नुकीले दांत निकाले और उसके सिर के पिछले हिस्से में काट लिया। उसका डरावना चेहरा ऐसा लग रहा था मानो ओयांग कियूशान का दिमाग चूस लेगा। सभी लोगों ने पहले रक्तभूत आत्मा को नहीं देखा था, इसलिए वे नहीं जानते थे कि यह बैंगनी बालों वाली वानर जैसी चीज रक्तभूत आत्मा थी या नहीं। सौभाग्य से ओयांग कियूशान की संयुक्त जीन प्रजाति पवन पंखों वाली सांप थी। यह एक देव श्रेणी की जीन प्रजाति थी। उसके शरीर के साथ संयोजन के बाद उसके पास हरे सांप के शल्क थे जो बहुत मजबूत दिखते थे। अगर ऐसा किसी साधारण व्यक्ति के साथ होता तो शायद वह भी ओल्ड नाइन की तरह उस डरावनी जीन प्रजाति द्वारा तब तक चूसा जाता जब तक कि उसकी खाल ही न रह जाती। पीसफुल ने देखा कि ओयांग कियूशान में अभी भी जीवन शक्ति है और उसे राहत मिली। उसका शरीर एक उग्र तेंदुए से मिल गया था। ऐसा होते ही उसके पंजे तेज धार वाले ब्लेड जैसे हो गए, जिनमें आग थी और जो बैंगनी बालों वाली जीन जाति तक पहुंच गई। पहले तो सब लोग रक्तभूत आत्मा के नाम से ही डर जाते थे। बहुत डर जाते थे। अब रक्तभूत आत्मा उतनी डरावनी नहीं लगती थी। वह लगभग 3 फुट लंबा था, शायद उससे थोड़ा ज्यादा। उसका शरीर रोएदार था और रोए बैंगनी थे। उसके बाल भी बहुत चमकदार लग रहे थे। अपने नुकीले दांतों के अलावा वह बस थोड़ा डरावना था। वह कोई बदसूरत चीज नहीं थी। उसे देखने के बाद उस जानवर का उनका डर कम हो गया। बेशक इसका मुख्य कारण ये था कि ओयांग कियूशान को तुरंत नहीं मारा गया था। इससे उन्हें अपने शुरुआती डर पर शक हुआ। अगर यह सचमुच रक्तभूत आत्मा थी तो ओयांग कियूशान पल भर में ही सूख गया होता। वह उतना लंबा नहीं टिक पाता जितना वह बचा। अगर ओयांग कियूशान की हत्या न हुई होती तो लोग यह नहीं सोचते कि यह कोई असली खूनी भूत प्रेत है। उन्हें पहले जितना डर नहीं लगता था। पीसफुल को कुछ करते देख बाकी सब लोग मदद के लिए आगे आए। बैंगनी बालों वाला बंदर अजीब तरह से चीखा। उसकी चीख किसी बच्चे के रोने जैसी लग रही थी। उसका शरीर उछलकर अंतरिक्ष में लुढ़क गया। वह 30 फीट दूर उछलकर जंगल में और अंदर भाग गया। उस कमबख्त बंदर ने झाड़ियों से मुझ पर घात लगाया था। मुझे उसे मारना ही होगा। ओयांग कियूशान को आजाद कर दिया गया और वह गुस्से से भर गया। उसने अपनी पीठ पर पंख फड़फड़ाए, तेज हवाओं के साथ खुद को आगे बढ़ाया और बैंगनी बालों वाले बंदर का पीछा किया। पीसफुल ने दांत पीसते हुए सबको पीछा जारी रखने का आदेश दिया। उसे ओयांग कियूशान की कोई परवाह नहीं थी। आमतौर पर जीन प्रजातियां याद रखती हैं कि वे किससे नफरत करती हैं, और ये वही लोग होते हैं जो जीन प्रजाति को ठेस पहुंचाते हैं।
अगर कोई जीन प्रजाति को नहीं मार सकता तो जीन प्रजाति को ये पता चल जाता है। अगर वे बदले में मारना नहीं चाहते तब भी वे अपने दुश्मन को परेशान करना चाहेंगे। अगर यह रक्तभूत आत्मा नहीं थी तो उन्हें इसे मारना ही था और पीछे कोई निशान नहीं छोड़ना था। झाओ जुए ये और बाकी लोग इस तर्क को समझते थे, इसीलिए उन्होंने पीसफुल के आदेशों का पालन किया। वरना उन्हें ओ यान क्यूशान के जीवित या मृत होने की कोई परवाह नहीं होती। बैंगनी बालों वाला बंदर बहुत तेज गति से चल रहा था। ओ यान क्यूशान पवन पंख वाले सांप के साथ था, इसलिए उसकी गति बंदर से ज्यादा थी। फिर भी बंदर जंगल में जितनी फुर्ती से हो सकता था उतनी फुर्ती से इधर उधर घूम रहा था। उसने पत्थरों और पेड़ों को छिपने के लिए इस्तेमाल किया। ओ यान क्यूशान अपने पंख पूरी तरह फैला नहीं पा रहा था, इसलिए वह सांप को पकड़ नहीं पा रहा था। बैंगनी बालों वाला बंदर अजीब तरह से हिलता डुलता और चीखता रहा। बीच बीच में वह मुड़कर ओ यान क्यूशान की तरफ अजीब से चेहरे बनाता। इससे ओ यान क्यूशान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता। वह कभी भी उसका पीछा करना बंद नहीं करने वाला था। ओ यान क्यूशान की बराबरी करने की गति किसी में नहीं थी, इसलिए वे केवल पीछे से ही चल सकते थे। हान सेन मिस्टर यान को उठाकर ले जा रहे थे, इसलिए वे समूह में सबसे पीछे थे। वैसे भी उन्होंने पहले आने की योजना नहीं बनाई थी। मिस्टर यांग हान सेन की पीठ पर लेटे हुए थे। उन्होंने भौहें सिकोड़ी और धीरे से कहा, मिस्टर, कुछ गड़बड़ है। लगता है ये बंदर हमें कहीं फुसला रहा है। हान सेन ने सिर हिलाया। उसे बहुत पहले से पता था कि यही हो रहा है, बस उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा था। वह पहले देखना चाहता था कि बैंगनी बालों वाला बंदर उन्हें कहाँ ले जा रहा है। कुछ देर तक उस कीड़े का पीछा करने के बाद वे एक पहाड़ से होते हुए एक घाटी में पहुंच गए। बैंगनी बालों वाला बंदर अभी भी भाग रहा था और पागलों की तरह उछल कूद कर रहा था। पीसफुल और झाओ जुए ये को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वे काफी अनुभवी थे, इसलिए वे ओ यान क्यूशान जैसे नौसिखिए नहीं थे। मिस्टर क्यूशान, अभी रुक जाओ, इसका पीछा करना बंद करो। पीसफुल ने ओ यान क्यूशान पर चिल्लाया, जो काफी आगे था। वह बहुत गंभीर लग रही थी। अगर ओ यान क्यूशान का पवन पंख वाला सांप इतना तेज न होता तो वह उसे बलपूर्वक रोक लेती और आसानी से पकड़ लेती। अब वह बस उस पर चिल्ला सकती थी। ओ यान क्यूशान ने उसकी पुकार नहीं मानी। वह रुका नहीं। बंदर ने उसे बहुत गुस्सा दिला दिया था। वह बस बंदर का पीछा करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। उसे पीसफुल की बातों की परवाह नहीं थी। वह बस दांत पीसता रहा और उसका पीछा करता रहा। इस बच्चे को बुरी किस्मत का सामना करना पड़ेगा, हान सेन ने सोचा। झाओ जुए ये वहीं रुक गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पीछा जारी रखे। ये लोग इतने लंबे समय तक इसलिए बच पाए क्योंकि वे लापरवाह नहीं थे। उन्हें पता था कि कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। पीसफुल का चेहरा कुछ देर के लिए हरा हो गया, कुछ देर के लिए सफेद भी हो गया। वह गुस्से से चिल्लाए, क्यूशान, सुनो, वरना जब हम वापस जाएंगे तो मैं मिस्टर ओ यान को तुम्हारे आज के प्रदर्शन के बारे में सब बता दूंगी। सिस्टर पीसफुल, ये पहले ही एक वृत्तांत में फंस चुका है। मैं इसे बहुत जल्द मार सकता हूँ। बस आपको थोड़ी देर और इंतजार करना होगा। ओ यान क्यूशान स्पष्ट रूप से हार नहीं मानना चाहता था। पीसफुल कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने अचानक ओ यान क्यूशान की चीख सुनी जो किसी जानवर की दहाड़ने की आवाज से मेल खाती थी। जानवर की चीख जंगल में दहाड़ते बाघ जैसी थी। सबके कान के पर्दे फट गए। सब जानते थे कि यह चीख बैंगनी बालों वाले बंदर की नहीं थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ओ यान क्यूशान बदहवास घाटी से बाहर भागा। एक बर्फ सफेद जानवर उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसकी ऊंचाई एक औसत इंसान जितनी थी। वह जानवर बाघ जैसा दिखता था पर वह बाघ नहीं था। वह शेर जैसा दिखता था पर वह शेर नहीं था। उसका फर बर्फ जैसा सफेद था और वह ठंडी रोशनी से चमक रहा था। वह बहुत शक्तिशाली और दबंग लग रहा था। ये तो ज़ैड शेर राजा है। भागो। झाओ जुए ने उस जीन जाति को पहचान लिया जिससे वह बर्फ सफेद शैतान संबंधित था। उसका चेहरा बदल गया। चिल्लाने के बाद वह मुड़ा और भागना चाहता था। सब लोग भी पीछे मुड़े। ऐसा करते ही उनके हाव भाव बदल गए। घाटी के चारों ओर, दीवारों के किनारे, जंगल में और यहाँ तक कि बाहर निकलने पर भी कई धूसर रंग के ज़ैड शेर थे। वे शेर राजा जितने दबंग तो नहीं थे, लेकिन सभी उतने ही शक्तिशाली थे। उनकी उपस्थिति से ही यह स्पष्ट था कि वे कोई निम्न वर्गीय जीन प्रजाति नहीं थे। हान सेन ने लापरवाही से इधर उधर देखा। उसने देखा कि उस इलाके में लगभग 70-80 ज़ैड शेर थे।
उन सभी ने उस समूह को घेर लिया था जिसके साथ वह था। बस बैंगनी बालों वाला बंदर दूर पहाड़ों में कहीं खड़ा था। वह अजीब तरह से चीख रहा था, मानो जश्न मना रहा हो, मानो उनका मजाक उड़ा रहा हो। राजा वर्ग का ज़ेडलान राजा पीसफुल और बाकियों के लिए डरावना नहीं था, भले ही ज़ेडलान राजा पहले से ही वयस्क था। ये बस एक मजबूत राजा वर्ग जीन रेस थी। चूंकि वे पूरी तैयारी के साथ आए थे, इसलिए वे एक देव श्रेणी की वयस्क जीन जाति से लड़ सकते थे। और ये तो बस एक राजा श्रेणी की जीन जाति थी। ज़ेड शेर एक विशेष जीन प्रजाति थी। साधारण जीन प्रजातियां अकेले रहना या एक समय में 2-3 अन्य लोगों के छोटे छोटे समूहों में रहना पसंद करती थी। ज़ेड शेर एक ऐसी जीन प्रजाति थी जो दूसरों के साथ रहना पसंद करती थी। राजा वर्ग के ज़ेड शेरों का एक समूह इतना नुकसान पहुंचाने में सक्षम था कि वह किसी देव वर्ग की जीन प्रजाति से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। पीसफुल जानती थी कि शायद वे वहीं मर जाएंगे, इसलिए उनके पास मरते दम तक लड़ने या जिंदा रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। खुशकिस्मती से उसे हान सेन की ताकत का अंदाजा था। उसने अपने दिल में उम्मीद की लौ को पूरी तरह बुझने नहीं दिया। उसने अपने दिल में हिम्मत जुटाई, नीचे देखा और आदेश दिया, घोस्ट किल, तुम और मैं पीछे रहो। झाओ जुए, तुम लोग इन चंद मिस्टर्स की रक्षा करो। हान सेन और कियुशान। पीसफुल ने ऐसा कहते हुए रुक गई। वह मानो जड़ हो गई। वह इतनी गुस्से में थी कि कांपने लगी। उसे अपनी छवि की जरा भी परवाह नहीं थी। वह डांटने लगी। उसे हान सेन और ओयांग कियुशान को उनके लिए आगे का रास्ता बनाने के लिए कहना था। आगे के 2 सबसे ताकतवर लोगों के उनके लिए रास्ता बनाने से वे ज़ेडलान घाटी से बाहर निकल जाते। इस तरह जंगल के खतरों से बचने की उनकी संभावना ज्यादा होती। जब उसने ओयांग कियुशान की ओर देखा, तो उसने देखा कि वह अपनी हवा में उड़ने वाले सांप की उड़ान क्षमता का इस्तेमाल करके तेजी से भाग रहा था और अपनी जान बचा रहा था। वह घाटी से बाहर उड़ गया और बच निकला। पीसफुल उसे बहुत कोसना चाहती थी। जब वह ओयांग परिवार के पास ओयांग नेता से मिलने गई और ओयांग कियुशान ने सुना कि वह बिग गॉड माउंटेन जा रही है, तो वह उसे अपनी सेवाएं देने के लिए उत्सुक हो गया। उसने उसे बड़ी बहन कहकर पुकारा, बड़ी बहन कहकर। उसने पीसफुल से विनती की थी कि वह उसे इस यात्रा पर ले जाए। ओयांग परिवार के मुखिया ने पीसफुल को उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहा था, इसलिए वह अपनी मर्जी के खिलाफ उसे अपने साथ ले गई। उसने उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अगर वह न होता तो उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। कौन जानता था कि ओयांग कियुशान उसकी गांड पर तमाचा मारेगा और भाग जाएगा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वे जिंदा हैं या मरे। पीसफुल का दिल बैठ रहा था। अगले ही पल उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। ओयांग कियुशान ज़ेडलान घाटी से बाहर उड़ रहा था, लेकिन ज़ेडलान उड़ नहीं पा रहे थे। वे उसे रोक नहीं पा रहे थे। बैंगनी रोशनी की परछाई चमक उठी। उन्होंने देखा कि बैंगनी बालों वाला बंदर बैंगनी बिजली की तरह चमक रहा था। वह ओयांग कियुशान को पकड़ने में कामयाब रहा। ओयांग कियुशान को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह पलटा। बैंगनी बालों वाला बंदर पीछे से उसे पकड़कर उसके शरीर पर चढ़ गया। वह उसके सिर को काटने ही वाला था। आह! ओयांग कियुशान की चीख पूरी घाटी में गूंज उठी। बैंगनी बालों वाले बंदर के नुकीले दांत उसके सिर में चुभ गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राक्षस उसके सिर को जोर से काट रहा हो। सबने देखा कि ओयांग कियुशान का शरीर बहुत ही कम समय में छोटा हो गया। 1 सेकंड के अंदर उसे इतना चूसा गया कि सिर्फ सांप के छिलके जैसी त्वचा का एक टुकड़ा ही रह गया। बैंगनी बालों वाले बंदर ने अपने पंजों से ओयांग कियुशान की खाल को पकड़ लिया। उसके दूसरे पंजे ने पहाड़ की दीवार के पत्थर को छेद दिया। उसने ओयांग कियुशान की खाल को पहाड़ की दीवार से चिपका दिया, ठीक वैसे ही जैसे ओल्ड नाइन की खाल के साथ हुआ था। दीवार से चिपके होने के कारण उसके अंग खींच गए थे और उस जगह खून फैल गया था। बैंगनी बालों वाला बंदर अभी भी पास ही था। उसकी आंखें अजीब लग रही थीं। वह पीसफुल और बाकियों को अजीब तरह से हंसते हुए घूर रहा था। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह हंस रहा हो, लेकिन उसे देखकर लोगों को सिहरन हो रही थी। सबको एहसास हुआ कि बैंगनी बालों वाले बंदर की गति पवन पंख वाले सांप और ओयांग कियुशान की संयुक्त गति से भी तेज थी। उसने पहले उन्हें ज़ेडलान घाटी की ओर आकर्षित करने के लिए कमजोरी का नाटक किया था। सबको एक सिहरन सी महसूस हुई। ये सिहरन उनकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए उनके दिलों तक पहुंच गई। चाहे वे ज़ेड शेरों के हमले से बच भी गए हों, और अगर बच भी गए हों, तो भी उस दुष्ट बैंगनी बालों वाले बंदर के शिकार से बच पाना नामुमकिन था। ये वास्तव में कोई रक्तभूत आत्मा तो नहीं हो सकती। सभी लोग डरने लगे। वास्तविकता उन्हें इस सब में समय बिताने देने के लिए बाध्य नहीं थी।
जेड लान समूह दहाड़ता हुआ उनके पीछे आ रहा था। उन्होंने रास्ता रोक दिया जिससे वे आगे नहीं बढ़ सके। हान सेन, घोस्ट किल, तुम लोग मिलकर रास्ता साफ करो। पीसफुल चिल्लाए, मैं और झाओ जुए ये पीछे रहेंगे। बाकी लोग मिस्टर्स की रक्षा कर सकते हैं। हम इस तरफ से तेजी से निकल जाएंगे। झाओ जुए ये और बाकी लोग इस बात से खुश नहीं थे कि पीसफुल ऐसे किसी को वहां ले आई थी, लेकिन वे जानते थे कि अभी शिकायत करने का समय नहीं है। उन्होंने उसकी बात मानी, एक समूह बनाया और जाने लगे। हान सेन ने दोनों हाथों से धातु का खंभा पकड़ लिया। उसने उसे घुमाया। उसकी ओर आ रहे 7-8 जेड शेर उड़ गए। उसने उन्हें मारा नहीं, पर उनके मुंह से खून बहवा दिया। सब लोग स्तब्ध थे, लेकिन फिर भी वे तुरंत खुश हो गए। भाई हान, तुम बहुत शक्तिशाली हो। हान सेन ने जवाब में बस मुस्कुरा दिया। उसने विशाल धातु के खंभे को पकड़कर उसे घुमाया। 12 फुट लंबा धातु का खंभा फिर से घूम गया। वह बाघ की तरह नाचने लगा। राजा वर्ग के जैद शेरों की हिम्मत नहीं हुई कि वे पास आए। उसने सबके लिए एक रास्ता बना दिया। भाई हान की शक्ति ऐसी है मानो कोई देवता अवतरित हो गया हो। मुझे आश्चर्य है कि आप किस जीन जाति के साथ मिल गए हैं। भाई हान में ईश्वरीय शक्ति है। वो शहर के नेता से भी बढ़कर हो सकता है। मैं इतने सालों से जी रहा हूं। आज मुझे पता चला कि असली ईश्वरीय शक्ति क्या होती है। वे लोग हैरान रह गए और उसकी खूब तारीफ की। हालांकि वे बस उसके जूते चाट रहे थे, लेकिन हान सेन को इतना शक्तिशाली देखकर वे सचमुच हैरान रह गए। सब डर गए थे। वे शेरों के झुंड में फंस गए थे, लेकिन अब हालात उतने निराशाजनक नहीं लग रहे थे। झाओ जुए ये भी पीसफुल की तरफ मुस्कुराया और पूछा, लेडी पीस, आपने इतने बड़े रईस को कहाँ पाया? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपने बिग गॉड माउंटेन जाने की हिम्मत की। पीसफुल ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने दीवार पर ओयांग क्यूशान की त्वचा को देखा और उसे बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, ओयांग क्यूशान ने जो किया उसके बाद जो हुआ, वह उसके लायक ही था। इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता, लेकिन मैं ओयांग परिवार को ये कैसे समझाऊं? शक्तिशाली जैड शेरों के समूह को हान सेन ने दबा दिया था। उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं हुई। सबको जैड शेरों की घाटी से बाहर जाते देख कुछ अजीब सी चीखें सुनाई दी, मानो कोई बच्चा फिर से रो रहा हो। अंतरिक्ष में एक बैंगनी परछाई चमक रही थी। बैंगनी बालों वाला बंदर घाटी के प्रवेश द्वार पर था। उसने अपने नुकीले दांत दिखाए और अजीब तरह से चीखा। उसकी आंखें बेहद अजीब लग रही थीं। हान सेन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने अपना धातु का खंभा घुमाया और शेरों के बाकी झुंड को भगा दिया। वह उन्हें घाटी के निकास द्वार की ओर तेजी से दौड़ाता रहा। बैंगनी बालों वाले बंदर ने अपनी बीच वाली उंगली मुंह में डाली और काट लिया। फिर उसने बीच वाली उंगली जमीन की ओर उठाई। बैंगनी रंग का खून घाटी की मिट्टी में टपकने लगा। हान सेन और बाकी लोग सोच रहे थे कि यह क्या कर रहा है। अचानक पूरी जेड लान घाटी हिलने लगी। जेड लान छोटी, डरी हुई बिल्लियों की तरह व्यवहार करने लगे। वे भाग गए। वे सब एक ही पल में गायब हो गए। कच्चा। घाटी की जमीन फट गई। जहां बैंगनी बालों वाले बंदर ने खून बहाया था, वहां से एक विशालकाय सिर निकला। वहां एक विशालकाय अजीब सा सांप था। जमीन से जो निकला वह 30 फीट ऊंचा था। वह एक बैरल जितना मोटा था। सांप बहुत अजीब लग रहा था। उसकी शल्कदार त्वचा के साथ साथ उसके सिर पर एक सींग भी था जो क्रिस्टल जैसा और जेड जैसा था। झाओ जुए ये सदमे में था और चिल्लाया, अकेला आकाश ड्रैगन। जब हान सेन ने वे 3 नाम सुने तो उसकी भौहें तन गईं। उसने ये नाम किसी कहानी में सुना था। ये नाम राजा किन के हत्यारे मोली की जीन रेस नाम की चीज थी। यही वह नाम था जिसका इस्तेमाल वह करता था। ये बहुत मशहूर लग रहा था। अगर वह बैंगनी बालों वाला बंदर सचमुच एक रक्तभूत आत्मा है और अब यह अकेला आकाश ड्रैगन है, तो क्या ये सचमुच इतना बड़ा संयोग हो सकता है? हान सेन के दिल में कई विचार कौंधते रहे। झाओ जुए के लोगों द्वारा संरक्षित मिस्टर यांग चिल्लाए, मिस्टर भागो। यह एक वयस्क अकेला आकाश ड्रैगन है। 7 राज्यों में यह एक बहुत प्रसिद्ध देव वर्ग की जीन जाति है। हमारे पास इससे लड़ने का कोई रास्ता नहीं है। दरअसल सब भाग रहे थे। जैड शेरों की भीड़ तितर बितर हो चुकी थी, इसलिए कोई भी उनकी उड़ान में बाधा नहीं डाल रहा था। पीसफुल और झाओ जुए ये लोगों को घाटी के अंदर तक ले गए। कोई भी अकेले आकाशीय अजगर से लड़ना नहीं चाहता था। अकेला आसमानी ड्रैगन सांप जैसा था। उसके सिर पर सींग होने के अलावा उसमें ड्रैगन जैसे पंजे नहीं थे। उसका आधा शरीर जमीन से बाहर निकला हुआ था। वह एक जेड हरे रंग की मूर्ति की तरह था जो अपना सिर आसमान से ऊपर लटकाए हुए था।
उसकी अजीबोगरीब आंखें हान सेन और बाकियों को घूर रही थीं। अगले ही पल अकेले आसमानी अजगर ने अपना सांप जैसा मुंह खोला। उसके मुंह से हरा धुआं निकला। वह धुएं के एक स्तंभ में बदल गया और हान सेन की ओर तेजी से बढ़ा। उसकी गति अविश्वसनीय थी। हान सेन उसे चकमा नहीं दे सका। हान सेन ने वैसे भी इससे बचने की कोई योजना नहीं बनाई थी। उसने अपने धातु के खंभे को भाले की तरह ऊपर आते धुएं की ओर लहराया। वेदना। धातु का खंभा धुएं से टकराया। हान सेन का पूरा शरीर एक क्षुद्रग्रह जैसा हो गया। वह उड़ गया। कुछ मील चलकर वह घाटी की सबसे गहरी दीवार से टकराया और दीवार टूट गई। पीसफुल और बाकी लोगों ने देखा कि हान सेन उस प्रहार को झेल नहीं पा रहा था, इसलिए उन्हें पता चल गया कि यह एक असली अकेला आकाशीय ड्रैगन था। वे गलत नहीं थे। पीसफुल ने दांत पीस लिए। उसका शरीर बिजली की रोशनी से चमक उठा। ऐसा लग रहा था जैसे इलेक्ट्रिक ईल जीन की एक प्रजाति उसके शरीर के साथ मिलकर उसके शरीर के निचले आधे हिस्से को मछली में बदल रही हो। उसे एक जलपरी जैसा बना दिया गया था। उसके शरीर के चारों ओर अजीब सी बिजली चमक रही थी। पीसफुल ने रोमांच के लिए प्राचीन बड़े देव पर्वत पर जाने का साहस किया था। वह सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार थी, वरना ओह यांग नेता ओह यांग किन शान को अपने साथ जाने देने में सुरक्षित महसूस नहीं करती। यह अफसोस की बात थी कि ओह यांग किन शान को यह सब मिलना ही था। अगर वह पीसफुल के पास ही रहता तो शायद उसकी जान नहीं जाती। भागो। पीसफुल का हाथ जमीन पर दबा। बिजली की रोशनी और पैटर्न एक साथ निकले। इसने आसपास के 15 फीट के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। अचानक बिजली की रोशनी फूट पड़ी। पीसफुल, झाओ जुए और बाकी लोग बिजली की रोशनी के साथ गायब हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने भागने के लिए किसी टेलीपोर्टेशन तकनीक का इस्तेमाल किया हो। केवल 2-3 लोग ही समय पर बिजली की रोशनी में नहीं पहुंच पाए। वे अभी भी घाटी में थे और पूरी तरह से निराश दिख रहे थे। पीसफुल और बाकियों को भागते देख पहाड़ की चोटी पर मौजूद बैंगनी बालों वाला बंदर गुस्से से आग बबूला हो गया। वह चीखने लगा। अकेले आकाशीय अजगर ने हरा धुआं उगला जो ज्वार की तरह उमड़ रहा था। उसने अचानक तीनों आदमियों की हड्डियों से मांस उड़ा दिया। सिर्फ 3 कंकाल बचे। हान सेन को अकेले आकाशीय ड्रैगन ने टक्कर मारी और वह पहाड़ पर गिर पड़ा। ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा हो, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। बस उसकी त्वचा थोड़ी सी सूज गई थी। हालांकि उस दुनिया ने उसे बहुत दबा दिया था, फिर भी उसके शरीर की ताकत और दृढ़ता बनी रही। अकेले आकाशीय अजगर की शक्ति चाहे कितनी भी भयावह क्यों न हो, वह उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकी। पहाड़ की दीवार ढह गई थी और हान सेन उसमें दब गया था। उसने चट्टानों को तोड़ने की कोशिश की। जब उसने जोर लगाया तो उसकी पीठ पर पड़ी चट्टानें हिलने लगीं। वे एक तरफ लुढ़क गईं। हान सेन ने पाया कि उसके पीछे एक गुफा थी। जब उसने भौहें चढ़ाईं तो चट्टानों के बीच से काला धुआं निकला। हान सेन ने सोचा कि यह उस अकेले आकाशीय ड्रैगन की शक्ति का असर है, लेकिन उस काले धुएं से एक औरत का चेहरा निकला। ये वही औरत थी जिसने रात के भूत का मुखौटा पहना हुआ था। ये घोस्ट किल था। तुमने अकेले आकाशीय ड्रैगन का वार झेला और तुम मारे नहीं गए, घोस्ट किल ने हान सेन को देखते हुए आश्चर्य से कहा। तुम्हारी शक्ति इस ब्रह्मांड में मान्यता पाने की हकदार है। पहले वह थोड़ी परेशान थी। वह जाकर देखना चाहती थी कि हान सेन मर गया है या नहीं। अगर उसे बचाया जा सकता था तो वह उसकी जान बचाकर उसके करीब पहुंच जाती। इससे किन साम्राज्य के युवराज किन बाई की हत्या करना आसान हो जाता। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि हान सेन को बस मामूली चोट लगेगी। ज्यादातर समय तो वह ठीक ठाक था। हान सेन ने घोस्ट किल को देखा और पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? मिस्टर यांग और बाकी लोग कहाँ हैं? चिंता मत करो, मिस्टर यांग को पीसफुल ने बचा लिया, घोस्ट किल ने ठंडे स्वर में कहा। उसके शरीर में एक ईश्वर श्रेणी का इलेक्ट्रिक फ्लिंट ईल है जो उसे मीलों दूर टेलीपोर्ट कर सकता है। मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लिंट ईल के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। अगर मैं सक्षम होता तो मैं यहां नहीं पहुंचता। पीसफुल वाकई तैयार होकर आया था। हान सेन को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। यह अजीब होता अगर पीसफुल जैसा इंसान प्राचीन बड़े देव पर्वत पर तैयार होकर न आता। घोस्ट किल कुछ और कहना चाहता था, लेकिन पहाड़ हिलने लगा। चट्टानों के बीच की दरारों से हरा धुआं रिस रहा था। हरे धुएं से छुई चट्टानें हरे रंग की चमकने लगीं। अंततः वे टूटकर हरी धूल में बदल गईं। अकेला आसमानी ड्रैगन आ रहा है। क्या तुम चल सकते हो? घोस्ट किल ने अपना हाथ बढ़ाया। हान सेन को पकड़ना चाहती थी। हाँ, मैं चल सकता हूँ। हान सेन और घोस्ट किल गुफा में चले गए। गुफा काफी बड़ी थी।
कई शाखाएं अलग अलग दिशाओं में सुरंगें बनाती थीं। उनके पीछे एकाकी आकाशीय अजगर के पत्थर तोड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उन्हें यह तय करने में समय नहीं लगा कि किस रास्ते पर जाएं, इसलिए उन्होंने एक रास्ता चुना और उस पर चल पड़े। अकेला आकाशीय अजगर पीछे से उनका पीछा करता रहा। उन्होंने बैंगनी बालों वाले बंदर की चीखें भी सुनी। हान सेन ने पलटकर देखा कि बैंगनी बालों वाला बंदर अकेले आकाशीय अजगर की पीठ पर सवार था। वह उन पर पागलों की तरह आ रहा था। ये दृश्य देखकर हान सेन और भी ज्यादा हैरान हो गया। क्या ये सचमुच मोली का अकेला आकाशीय ड्रैगन और रक्तभूत आत्मा है? ये यहाँ क्यों है? लोग कहते हैं कि मोली ने वेई राजा की हत्या की और मर गया। उसकी जीन प्रजातियां भी मर गई होंगी। ये प्राचीन बड़े देव पर्वत पर क्यों आ गए? इस तरफ घोस्ट किल ने आगे से कहा। वह एक ऐसी गुफा में चली गई जहां से सिर्फ एक ही व्यक्ति बगल में चलकर अंदर जा सकता था। हान सेन उसकी बात समझ गया। अकेला आकाशीय ड्रैगन बहुत बड़ा था। उसके लिए इतनी छोटी गुफा से निकल पाना बहुत मुश्किल होगा। अगर वे उसे अपने पास आने से रोक पाते तो शायद कुछ दूरी बना पाते। हान सेन उसके पीछे एक गुफा में गया। वे दोनों तेजी से आगे बढ़े। कुछ ही देर बाद उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी। फिर चट्टानों के टूटने की आवाज आई। अकेला आकाशीय ड्रैगन उसमें समा नहीं पा रहा था। जरा सी भी हलचल के कारण उसे और पत्थर तोड़ने पड़ते। उसकी गति धीमी हो गई थी। हान सेन और घोस्ट किल आधे घंटे से दौड़ रहे थे। पीछे से आ रही धमाकों की आवाजें अब धीरे धीरे कम होने लगी थीं। आगे की गुफा चौड़ी होने लगी थी। घोस्ट किल अचानक चलना बंद कर दिया। उसने आसपास की पत्थर की दीवारों को देखा और कहा, अजीब है। यहाँ लोगों के खुदाई करने के निशान क्यों हैं? हान सेन ने भी इस पर ध्यान दिया। आसपास की पत्थर की दीवारों पर कई प्रतीक बने थे। चित्र बहुत साधारण थे, लेकिन साफ था कि वे मानव निर्मित थे। हान सेन जब दीवार को देख रहा था तो उसकी पुतलियां अचानक छोटी हो गईं। उसने नक्काशी में एक जानी पहचानी आकृति देखी। दीवार पर उकेरे गए प्रतीकों में हान सेन को कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे वह बहुत परिचित था। नक्काशीदार प्रतीक एक अंडे के आकार का था। यह एक कबूतर के अंडे जैसा लग रहा था जिसके अंदर हजारों तारे तैर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर एक छोटा सा ब्रह्मांड मौजूद हो। हालांकि यह एक साधारण रेखा जैसा प्रतीक था, इस आकार में हान सेन इससे बहुत परिचित था। अभयारण्य में वापस आकर उसने एक पवित्र रक्त वाले काले कवच कीट को मार डाला था और रहस्यमयी काला क्रिस्टल पत्थर प्राप्त किया था। इस आकार और आकृति में उसने दीवार पर जो उकेरा हुआ देखा वह बिल्कुल वैसा ही था। उसके बाद हान सेन ने काले क्रिस्टल पत्थर के खोल को अपने अंदर समाहित कर लिया। उस काले क्रिस्टल पत्थर के अंदर एक काला क्रिस्टल कवच था। यही वह काला क्रिस्टल कवच था जिसने हान सेन को साम्राज्यों की उस दुनिया में खींच लिया था। अब दीवार पर उसे काले क्रिस्टल पत्थर का एक प्रतीक दिखाई दिया। ये बिल्कुल वैसा ही था। वह बहुत हैरान हुआ। ये इत्तेफाक है या राज? हान सेन के दिमाग में कई तरह के विचार कौन थे। काले क्रिस्टल कवच ने उसे जीनो ब्रह्मांड में खींच लिया। फिर वह प्राचीन महादेव पर्वत में प्रकट हुआ। उस चित्र का स्थान भी संयोग से प्राचीन महादेव पर्वत में ही कहीं था। यह सोचना मुश्किल था कि इनमें से किसी का भी आपस में कोई संबंध नहीं था। हान सेन ने जल्दी और ध्यान से नक्काशी की बारीकी की जांच की। उसने पाया कि वहां जो कुछ बना था वह किसी अनुष्ठान करते हुए इंसान जैसा था। इस अनुष्ठान में कोई देवता, राजा या कोई ऐसा चरित्र नहीं था जिसकी आज्ञा पालन करना अनिवार्य हो। वे घुटने टेककर काले क्रिस्टल पत्थर की वस्तु की आज्ञा का पालन करते थे। लगता है इस चित्र में कोई अनुष्ठान चल रहा है, लेकिन यह अजीब है, घोस्ट किल ने कहा। जहां तक मुझे पता है, सातों राज्य ईश्वरीय आत्माओं में विश्वास करते हैं। वे बस अलग अलग ईश्वरीय आत्माओं में विश्वास करते हैं। मैंने पहले कभी किसी राज्य को अंडे की आज्ञा मानते नहीं सुना। यह एक जीन अंडा होना चाहिए। अगर तुम नहीं जानते तो मैं भी नहीं जानूंगा, हान सेन ने कहा। अंदर ही अंदर वह सोच रहा था, क्या ये काला क्रिस्टल शरीर वाकई एक जीन अंडा है? क्या ये काले क्रिस्टल कवच के अंदर एक जीन प्रजाति है? सोचने पर यह सही नहीं लगा। अगर काला क्रिस्टल पत्थर वाकई एक जीन अंडा था तो वह गठबंधन के पहले अभयारण्य में क्यों भागा? इसके अलावा जीन जाति की शक्ति सार्वभौमिक शक्तियों से अलग थी। अगर काला क्रिस्टल पत्थर वाकई एक जीन अंडा था तो उसे जीनो ब्रह्मांड द्वारा प्रतिकर्षित किया जाना चाहिए था। लेकिन बात अलग थी। काले क्रिस्टल पत्थर से कोई प्रतिकर्षण नहीं होता था, बल्कि इसका इस्तेमाल जीवों को मजबूत बनाने के लिए किया जाता था। यू के रूप में वे दोनों चलते रहे और दीवारों पर लगे प्रतीकों को देखते रहे, मानो वे एक ही लंबी ड्राइंग देख रहे हों।
सभी ड्राइंग किसी अनुष्ठान की पूरी प्रक्रिया को दर्शा रही थी। अनगिनत लोग काले क्रिस्टल पत्थर के सामने प्रार्थना कर रहे थे। अंत में लोगों ने अपने ही खून से उस काले क्रिस्टल पत्थर पर अपनी बलि दे दी। आगे बढ़ने पर नक्काशी की सामग्री और भी अजीब थी। एक पात्र जो अनुष्ठान के अधिकारी जैसा था, काले क्रिस्टल पत्थर को पकड़े हुए था। उसने काले क्रिस्टल पत्थर को एक ऐसी चीज में फेंका जो ज्वालामुखी के प्रवेश द्वार जैसी दिख रही थी। अगले चित्र में ज्वालामुखी के प्रवेश द्वार पर धुआं उठ रहा था। लोग धुएं के सामने प्रार्थना कर रहे थे। हान सेन और घोस्टकिल जानना चाहते थे कि आगे क्या हुआ। वे जल्दी से आगे बढ़े। जब उन्होंने देखा कि आगे क्या हुआ तो उन्हें एक बड़ा सरप्राइज मिला। अंत में एक बाहरी व्यक्ति को आकाश से गिरते हुए दिखाया गया था। वह ज्वालामुखी के प्रवेश द्वार में प्रवेश कर गया। अगले चित्र में वह बाहरी व्यक्ति ज्वालामुखी के प्रवेश द्वार से बचते हुए काले क्रिस्टल पत्थर को पकड़े हुए था। आखिरी तस्वीर में कई क्रोधित इंसान आसमान की ओर देख रहे थे। फिर कोई और चित्र नहीं थे। नक्काशी वहीं खत्म हो गई। सभी चित्र बहुत अमूर्त थे। ये बताना मुश्किल था कि असल में क्या चित्रित करने की कोशिश की जा रही थी। कोई यह समझ नहीं पा रहा था कि काला क्रिस्टल पत्थर किसने चुराया था, लेकिन हान सेन किन शियू के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। लेकिन ये तो बस हान सेन के बेकार के विचार थे। इस बात का कोई सबूत नहीं था कि काला क्रिस्टल पत्थर चुराने वाला किन शियाओ ही था। क्या तुमने पहले कभी ऐसी कहानी सुनी है? हान सेन इस नए ब्रह्मांड के इतिहास से ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं था। उसकी जानकारी कम थी, इसलिए उसने घोस्टकिल की ओर देखा और उससे कुछ उपयोगी सीखने की उम्मीद की। घोस्टकिल एक पल चुप रही और फिर बोली, मैंने पहले कभी ऐसी कहानी नहीं सुनी। हो सकता है कि जीन अंडे का पालन करने वाले इंसान किसी छोटे राज्य के इंसान हो। प्राचीन काल में कई छोटे राज्य थे। हमेशा ऐसा नहीं था कि आज की तरह 7 राज्य होते थे। हो सकता है कि पत्थर पर लिखी कहानी किसी पुराने देश की लोककथा हो जो अब मौजूद नहीं है। हान सेन ने सिर हिलाया। उसने आगे पत्थर की दीवार की ओर देखा। उसे कोई और नक्काशी नहीं दिखी, लेकिन आगे पत्थर की गुफा में नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई दी। पत्थर की सीढ़ियां सर्पिलाकार थीं। पता नहीं ये कहां ले जाती होंगी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और बड़े ही सहयोगात्मक अंदाज में पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतर गए। हान सेन और घोस्टकिल को इस जगह में बहुत दिलचस्पी थी। वे जानना चाहते थे कि उस प्राचीन बड़े देव पर्वत में इतनी सारी चीजें किसने रखी थीं। जहां तक मुझे पता है, अकेला आकाशीय ड्रैगन एक बहुत ही दुर्लभ देवजीन प्रजाति है, घोस्टकिल ने चलते हुए कहा। ये कितनी बार प्रकट हुआ है, इसकी किंवदंतियां उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं। अकेले आकाशीय ड्रैगन का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण मोली का है। अगर बैंगनी बालों वाला बंदर सचमुच एक रक्तभूत आत्मा है, तो हो सकता है कि पहले वाला अकेला आकाशीय ड्रैगन वही हो जो मोली का था। हान सेन को बिना किसी हिचकिचाहट के पूछने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई कि वह किस बारे में सोच रहा था। लेकिन अगर मोली वेई साम्राज्य के महल में मारा गया था, तो उसकी जीन प्रजातियां भी उसके साथ ही मर जानी चाहिए थीं। वे यहाँ कैसे प्रकट हो सकती हैं? मुझे नहीं पता, घोस्टकिल ने कहा। अगर वे मोली के नहीं हैं, तो एक ही समय में एक अकेला आकाशीय ड्रैगन और रक्तभूत आत्मा किसके पास हो सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप मुझसे पूछे तो ये बहुत बड़ा संयोग होगा। हान सेन ने कहा, हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि बैंगनी बालों वाला बंदर रक्तभूत आत्मा है या नहीं, इसलिए हो सकता है कि वह रक्तभूत न हो। आप सही हैं। घोस्टकिल ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वे दोनों पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरे। वे कम से कम कुछ 100 फीट नीचे उतरे थे कि पत्थर की सीढ़ियां अपने अंत पर पहुंच गईं। उनके सामने एक पत्थर का दरवाजा था। जब घोस्टकिल उसकी जांच कर रही थी, तो उसे पता चला कि पत्थर के दरवाजे में कुछ भी अजीब नहीं था। उसने उसे धक्का दिया, लेकिन पत्थर का दरवाजा हिला तक नहीं। मुझे इजाजत दो। हान सेन ने अपने हाथ में पकड़े धातु के खंभे से पत्थर के दरवाजे पर वार किया। वह बहुत ताकतवर था। कुछ बार वार करने के बाद पत्थर का दरवाजा टूट गया। दोनों ने पत्थर के दरवाजे के उस पार देखा। दरवाजे के खंडहर के पार एक पुराना हॉल था। दीवारों पर कई अलग अलग शैलियां थीं जो पहले के चित्रों जैसी लग रही थीं। हॉल के बीचों बीच एक 9 फुट ऊंचा चूल्हा रखा था। उसके नीचे एक हरी आग जल रही थी। उससे पूरा महल जगमगा रहा था। वे दोनों बड़ी सावधानी से पत्थर के हॉल में दाखिल हुए। उन्होंने पत्थर के चूल्हे की तरफ देखा। एक लाश उल्टी लटकी हुई थी। उस पर कवच पहना हुआ था। हड्डियां लगभग टूट चुकी थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह बहुत समय पहले मर चुकी हो। हान सेन को हड्डियों में कुछ खास नजर नहीं आया, तो उसने ऊपर दिए गए चित्रों को देखा। उन्हें देखते ही वह डर गया।
दीवार पर कोई लिखावट नहीं थी, बस चित्र थे। चित्रों के अंदर भी लिखा था। हान सेन उसे समझ पा रहा था। ऊपर लिखा था जीन्स की कहानी। ये द स्टोरी ऑफ जीन्स उस द स्टोरी ऑफ जीन्स से अलग थी जिसका हान सेन ने अभ्यास किया था। इस द स्टोरी ऑफ जीन्स की भाषा कहीं ज्यादा स्पष्ट थी। इसमें ज्यादा बारीकियां नहीं थीं। साथ ही ये काफी गहन भी थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे हान सेन अतीत में डोंगशुआन सूत्र पढ़ रहे हों। इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए पुरानी भाषाओं का गहन ज्ञान जरूरी था। यदि उसने पहले से ही जीन की कहानी का अभ्यास नहीं किया होता तो संभवतः वह दीवार पर लिखे पाठ का अर्थ नहीं समझ पाता। स्पष्ट रूप से कहें तो यहाँ प्रस्तुत द स्टोरी ऑफ जीन्स एक प्राचीन ग्रंथ में लिखा गया संस्करण है। अतीत में हान सेन ने आधुनिक ग्रंथों में लिखे संस्करण के साथ अभ्यास किया था। यद्यपि विवरण अलग अलग थे परंतु विषय वस्तु समान थी और उसमें अधिक अंतर नहीं था। अजीब है, क्या जीन्स की कहानी किन शियू और हान यूफेई ने नहीं रची थी? क्या इसे उन दोनों ने मिलकर नहीं रचा था? इसका एक पुराना संस्करण क्यों है? हान सेन को यह बहुत अजीब लगा। क्या तुम समझते हो कि वहां क्या लिखा है? घोस्ट किल ने पूछा। मैं अनुमान लगा सकता हूं कि यह किसी प्रकार का अजीब कौशल है, हान सेन ने उत्तर दिया। घोस्ट किल ने सिर हिलाया। इस पाठ का अधिकांश भाग ब्रह्मांड की सामान्य भाषा में लिखा गया है, लेकिन व्याकरण बहुत पुराना है। संभवतः इसका मूल तारामंडल से संबंध है। युग, मूल स्टार युग क्या है? हान सेन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। घोस्ट किल ने हान सेन को अजीब नजरों से देखा। तुम्हें असली स्टार युग के बारे में नहीं पता? मुझे इतिहास में कोई दिलचस्पी नहीं है, हान सेन ने लापरवाही से कहा। घोस्ट किल कुछ नहीं बोली। उसने समझाने की कोशिश की। ब्रह्मांड के सातों राज्यों की रक्त नारियां एक ही ग्रह से आती हैं। उस ग्रह को मूल तारा कहा जाता था, इसीलिए उस युग को मूल तारा युग कहा गया। मूल तारा बहुत पहले नष्ट हो चुका था। मुझे नहीं पता कि यह कितने अरब वर्ष पहले हुआ था। दीवार पर लिखे पाठ को देखते हुए घोस्ट किल ने आगे कहा, मैंने मूल तारा युग के बारे में कुछ जानकारी देखी है। यहाँ इस्तेमाल किया गया पाठ उस युग के पाठ से मिलता जुलता है। हान सेन एक क्षण चुप रहे और फिर पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि यह उस युग का अवशेष है? घोस्ट किल ने सिर हिलाया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मूल तारा युग में तो अंतरिक्ष यात्रा भी नहीं होती थी। अगर ऐसा था तो उस युग की चीजें दूसरे ग्रह पर कैसे आ सकती हैं और यहाँ प्राचीन महादेव पर्वत पर कैसे आ सकती हैं? हो सकता है कि यह पाठ मूल तारा युग का हो, लेकिन किसी ने इसे यहाँ कॉपी कर लिया हो। मुझे नहीं पता इस जगह का मालिक कौन है। उसने यहाँ पत्थर का मंदिर क्यों बनवाया? भूत किल ने लाश को देखा। उन दोनों ने पत्थर के महल की छानबीन की। वहां खोजने लायक कुछ भी नहीं था, बस लाश और पत्थर का चूल्हा था जिसकी उन्होंने अभी तक तलाश नहीं की थी। अगर आपकी रुचि है तो आप इसकी जांच क्यों नहीं करते? हान सेन ने हंसते हुए पूछा। वह जानना चाहता था कि पत्थर के महल का मालिक कौन है। वह घोस्ट किल से कहीं ज्यादा जानना चाहता था, लेकिन उसने ये जाहिर नहीं होने दिया। मैं चाहूंगी। घोस्ट किल ने देर नहीं की। वह झुकी और लाश देखने चली गई। अचानक एक बैंगनी रोशनी चमकी। ऐसा लगा जैसे कोई राक्षस घोस्ट किल की पीठ पर हमला कर रहा हो। वह बैंगनी परछाई बहुत तेज थी। न तो हान सेन और न ही घोस्ट किल कोई प्रतिक्रिया दे पा रहे थे। घोस्ट किल को पलटने का भी समय नहीं मिला। हालांकि हान सेन ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन उसका शरीर उस दुनिया की सीमा में बंधा हुआ था। वह जितनी तेजी से आगे बढ़ता उतना ही ज्यादा दबाव महसूस करता। उसे बचाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। हान सेन ने उसे अब भी साफ देखा। बैंगनी परछाई बैंगनी बालों वाली बंदर थी। उसके शरीर की बैंगनी रोशनी फैल रही थी। वह बैंगनी रोशनी वाली परछाई जैसी थी। वह घोस्ट किल के पीछे गई और उसे बांध दिया, जैसे उसने ओ यांग कियूशान को बांधा था। वह घोस्ट किल की पीठ से चिपक गई और अपने मुंह से उसका सिर फोड़ने के लिए तैयार हो गई। उस काटने से घोस्ट किल का शरीर काले धुएं में बदल गया। बैंगनी बंदर ने कुछ नहीं काटा और काला धुआं दूर चला गया। फिर वह वापस घोस्ट किल के शरीर में बदल गया। बैंगनी बालों वाले बंदर ने बच्चे के रोने जैसी आवाज निकाली। वह बैंगनी साय में बदल गया और घोस्ट किल की ओर फिर से दौड़ा। दोनों में लड़ाई हो गई। ये कहना मुश्किल था कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हान सेन को एहसास हुआ कि घोस्ट किल की शक्ति ओ यान कियूशान की शक्ति से कहीं ज्यादा थी। युद्ध के अनुभव और क्षमता में वह उससे कहीं आगे थी। वह ओ यान कियूशान से कहीं बेहतर थी। बैंगनी बालों वाली बंदरिया में एक अजीब और अविश्वसनीय शक्ति थी, लेकिन वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी।
घोस्ट किल भी बैंगनी बालों वाले बंदर को कुछ नहीं बिगाड़ सका। दोनों पत्थर के महल के उस पार लड़ रहे थे। दोनों किसी बात को लेकर चिंतित लग रहे थे। बैंगनी बालों वाले बंदर ने भी पत्थर के हॉल में किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए अपनी शक्ति पर नियंत्रण रखा। ये देखकर कि घोस्ट किल पर ज्यादा दबाव नहीं है, हान सेन शव के पास गया। उसने कवच पर हाथ रखा और कुछ ढूंढने की बड़ी उम्मीद में इधर उधर टटोलने लगा। बैंगनी बालों वाले बंदर ने हान सेन को लाश छूते देखा और अजीब तरह से चीखा। उसने घोस्ट किल को नजरअंदाज किया, अपने नुकीले दांत दिखाए और हान सेन पर झपट पड़ा। हान सेन लाश के कवच में हाथ डालता रहा और उसका दूसरा हाथ धातु के खंभे को घुमाता रहा। किसे पता था कि बैंगनी बालों वाला बंदर सांप की तरह धातु के खंभे से लिपटा हुआ हान सेन की ओर बढ़ रहा होगा। हान सेन को कुछ मिला, पर उसके पास देखने का वक्त नहीं था कि वो क्या है। उसने उसे जेब में रखा और जल्दी से पीछे हट गया। इस दुनिया में मानो हान सेन हमेशा कमर तक पानी में चल रहा हो। उसके खिलाफ प्रतिरोध बहुत ज्यादा था। चाहे वह कितनी भी तेज दौड़े, उससे ज्यादा तेज नहीं चल सकता था। हालांकि वह पहले से ही तेज दौड़ रहा था, फिर भी बैंगनी बालों वाले बंदर ने उसे खरोंच ही दी। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन तीखे पंजों की बैंगनी रोशनी उसकी त्वचा में नहीं घुसी। बस उसकी त्वचा पर कुछ लाल निशान बन गए थे। घोस्ट किल चौंक गई। उसकी आंखें 2 बार चमकीं। वह उड़कर आए और बैंगनी बालों वाले बंदर को उससे अलग कर दिया। हान सेन तेज नहीं था, इसलिए उसके लिए इस लड़ाई में हिस्सा लेना मुश्किल था। वह थोड़ा पीछे हटा। उसने लाश की जेब से निकाली गई चीज पर नजर डाली। यह एक चमड़े की नोटबुक थी। पूरी नोटबुक चमड़े की बनी थी, लेकिन उसके पन्ने कागज के नहीं थे। हान सेन ने उसे खोला और देखा कि पाठ ब्रह्मांड की आम भाषा का था, लेकिन व्याकरण बहुत पुराना था, जैसे दीवार पर जीन की कहानी लिखी थी। हान सेन ने कुछ पंक्तियां पढ़ी और उन्हें समझना बहुत मुश्किल लगा। वह किताब के सिर्फ साधारण हिस्से ही पढ़ पा रहा था। ये व्यक्ति किन साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण अधिकारी है, जिसने राजा किन से अमरता प्राप्त करने वाला कोई कौशल खोजने का अनुरोध किया था। हान सेन को इसका केवल एक ही हिस्सा समझ आया। वह वही था जो उसने सोचा था। वह व्यक्ति किन शियू का अधीनस्थ था। ज्यादातर पाठ हान सेन के लिए समझने में बहुत मुश्किल था। उसमें कुछ ऐसा लिखा था जैसे उसे प्राचीन बड़े देव पर्वत पर कुछ मिला हो। विवरण के लिए उसे पूरी बात समझनी पड़ी। हालात ऐसे थे कि हान सेन के पास उसे पढ़ने का न तो समय था और न ही जगह। उसने नोटबुक वापस जेब में रख ली और मौजूदा लड़ाई का जायजा लिया। वह उस बैंगनी बालों वाले बंदर को घोस्ट किल से खत्म करने के लिए तैयार था। बैंगनी बालों वाले बंदर को अपने सामने आने वाली मुसीबत का एहसास हो गया था, इसलिए वह अजीब तरह से चीखा। उसके बैंगनी बाल धधकती आग की तरह सीधे हो गए। एक डरावनी बैंगनी आग ने अचानक उसके शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। बैंगनी लपटों के अंदर उसका शरीर किसी भूत की तरह पारदर्शी क्रिस्टल बन गया। उसी समय उसके शरीर से एक अजीब सी उपस्थिति बाहर निकली। घोस्ट किल की आवाज बंद हो गई और वह चिल्लाने लगी, ये वास्तव में एक रक्त भूत आत्मा है। खूनी भूत आत्मा बहुत ही जानलेवा लग रही थी। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत मारने के लिए जा रहा हो। पता नहीं वह पहले से कितनी तेज थी, लेकिन भूत मारने वाली आत्मा को बस एक धुंधली बैंगनी परछाई दिखाई दे रही थी। वह उसका शरीर या उसके निशान नहीं देख पा रही थी। घोस्ट किल काले धुएं में बदल गया और बच निकला, लेकिन हान सेन ने फिर भी काले धुएं में कुछ भिनभिनाहट की आवाजें सुनी। जब काला धुआं फिर से घोस्ट किल में बदल गया, तो उसके पेट पर कुछ खरोंच के निशान थे और उनसे बहुत ज्यादा खून बह रहा था। जल्दी भागो! घोस्ट किल के चेहरे के भाव बदल गए जब वह हान सेन पर चिल्लाए। वह काले धुएं में बदल गई और भागने के लिए तैयार हो गई। खूनी भूतनी आत्मा पहले से ही बहुत खतरनाक थी। बैंगनी परछाई काले धुएं के सामने चमक उठी। काला धुआं उसके ठीक सामने से गुजर गया। जब घोस्ट किल काले धुएं से बाहर निकली तो उसकी पीठ पर कुछ और खूनी खरोंच के निशान दिखाई दिए। घोस्ट किल का चेहरा काफी गंभीर लग रहा था। हालांकि उन्होंने डरावनी रक्तभूत आत्मा के बारे में सुना था, लेकिन उन्हें नहीं लगा था कि असली रक्तभूत आत्मा उतनी डरावनी होगी जितनी कि अब उनका सामना हो रहा था। अतीत में उसने बैंगनी बालों वाले बंदर और अकेले आकाशीय अजगर की शक्ति देखी थी। उसे विश्वास था कि वह अपनी रक्षा करने में सक्षम है, इसीलिए उसने हान सेन का पीछा किया था। अब उसे उसके साथ जाने के अपने फैसले पर पछतावा होने लगा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि रक्तभूत आत्मा अकेले आकाशीय अजगर से भी ज्यादा डरावनी होगी। उन्हें बस इस बात का डर था कि मोली ने वेई के राजा की हत्या के लिए जिस जीन प्रजाति का इस्तेमाल किया था,
वह प्रसिद्ध अकेला आकाशीय अजगर ही था, लेकिन वह रक्तभूत आत्मा ही रही होगी। लगता है मुझे खुद को बेनकाब करना पड़ेगा। घोस्ट किल जानती थी कि अपने भूतिया धुएं वाले जानवर पर निर्भर रहने से उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। वह उस पर भरोसा करके रक्तभूत आत्मा को नहीं हरा सकती थी। अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे किसी दूसरी जीन जाति के साथ जुड़ना होगा। अगर उसने ऐसा किया तो हान सेन के करीब आने की उसकी योजना पूरी तरह नाकाम हो सकती थी। अब उसके पास इसकी चिंता करने का समय नहीं था। घोस्ट किल का दिल धड़क उठा। वह अपनी सबसे अच्छी जीन प्रजाति को बुलाने वाली थी। उसे स्पेस थंडर गॉड ईगल कहा जाता था। उसे अचानक चक्कर आने लगा। उसका शरीर कमजोर पड़ गया। वह विशाल स्पेस थंडर गॉड ईगल को नहीं बुला सकी। ऐसा क्यों हो रहा है? घोस्ट किल चौंक गई। उसने अपने हाथ नीचे किए और पाया कि उसके पेट से निकलने वाला खून बैंगनी हो रहा था। बैंगनी हवा उसके पूरे शरीर में फैल रही थी। उसके सिर पर देव आत्मा के रक्तनाली चिन्ह पर बैंगनी हवा का संक्रमण हो गया था। वह अचानक चमकीला और काला हो गया था। अंदर किसी जीन प्रजाति को बुलाना मुश्किल था जिससे वह जुड़ सके। जब घोस्ट किल को इस बात का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे रक्तभूत आत्मा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। किंवदंतियों में भी कभी ज्यादा विस्तार से नहीं बताया गया। किसी को नहीं पता था कि रक्तभूत आत्मा में इतनी डरावनी शक्तियां होती हैं। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वह अपनी पसंदीदा जीन जाति को बुलाने के लिए अब तक इंतजार क्यों नहीं करती। खूनी भूतनी आत्मा फिर से उस पर झपटी। जाहिर है कि वह हान सेन से निपटने से पहले उसे मार डालना चाहती थी। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। उसके हाथ में पकड़ा धातु का खंभा रक्तभूत आत्मा की ओर झूल रहा था। रक्तभूत आत्मा ने मुड़कर हान सेन की ओर देखा। उसके पंजे ने धातु के खंभे के ऊपरी हिस्से पर वार किया। हान सेन को ऐसा लगा जैसे धातु के खंभे से कोई शक्ति निकल रही हो। रक्तभूत आत्मा अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकी और पीछे गिर पड़ी। वह पत्थर की दीवार के पिछले हिस्से से टकराए। पत्थर की दीवार पर प्रहार होते ही वह चकनाचूर हो गई। दोनों ने मिलकर रक्तभूत आत्मा से निपटने की कोशिश की। फिर भी वे उसे हरा नहीं पाए। ये घोस्ट किल के लिए खास तौर पर सच था। उसे लगातार जख्म मिल रहे थे और वह उसका सामना नहीं कर पा रही थी। इसके कारण और भी ज्यादा बैंगनी हवा उस पर हावी हो रही थी। उसके जख्म तेजी से बढ़ रहे थे। उसे डर था कि वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। हालांकि हान सेन घायल नहीं हुआ था, लेकिन दुनिया की ताकत ने उसे दबा दिया था। वह अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पा रहा था। वह बस कुछ ही वार कर पा रहा था। मैं चीजों को ऐसे ही नहीं चलने दे सकता। मुझे इस दुनिया की ताकत को जबरदस्ती उखाड़ फेंकना होगा। हान सेन की नजरें एकदम स्थिर हो गईं। उसकी मांसहड्डी की ताकत लगातार फटती जा रही थी। वह दुनिया के नियमों के खिलाफ जा रहा था। उसे दुनिया की शासक शक्तियों को नष्ट करना था ताकि वह अपनी सामान्य सच्ची शक्ति का उपयोग कर सके। लेकिन इसके लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती। इसके लिए उसके शरीर की बहुत सारी ऊर्जा खर्च होती। उसकी शारीरिक शक्ति लंबे समय तक दुनिया की शक्ति के विरुद्ध नहीं जा सकती थी, और जो खो गया था उसे वापस पाने के लिए उसे कोई अतिरिक्त ऊर्जा नहीं मिल सकती थी। इसमें सबसे अहम बात यह थी कि हान सेन को लगता था कि दुनिया में ईश्वरीय आत्माएं और जीनो हॉल हैं। किन शियू जीनो ब्रह्मांड में गया जिससे वह एक बाहरी व्यक्ति बन गया। इसीलिए ईश्वरीय आत्माओं ने उसे निशाना बनाया। हान सेन के शरीर में अब किन शियू के जीन्स की थोड़ी मात्रा थी। दुनिया उसे पूरी तरह से नापसंद नहीं करने वाली थी। अगर उसने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो शायद देव आत्माओं को पता ही न चले। दुनिया की राजशक्ति को तहस नहस करने के लिए खुद को मजबूर करना बहुत ज्यादा शोर मचाएगा। अगर इससे देव आत्माएं आकर्षित होती तो हान सेन को नहीं पता था कि इसका क्या नतीजा होगा। उसे नहीं पता था कि देव आत्माओं से भरा आकाश उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा उन्होंने किन शियू के साथ किया था। यदि देव आत्माओं से भरा आकाश उसका शत्रु बन जाए तो वह उसी स्थिति में होगा जिसमें अतीत में किन शियू था। अब हान सेन के पास कोई चारा नहीं था। वह दुनिया द्वारा उस पर लगाए गए नियमों और प्रतिबंधों को तोड़ सकता था। वह ऐसा इसलिए कर सकता था ताकि वह रक्तभूत आत्मा को रोक सके। हान सेन के शरीर में शक्ति बढ़ती और फूटती रही। जैसे जैसे उसकी शक्ति फूटती गई, दुनिया की प्रतिबंधात्मक शक्ति के नियम और मजबूत होते गए। इससे उसकी शक्ति का उपयोग सीमित होता गया। हान सेन को ऐसा लग रहा था जैसे वह 30,000 फीट गहरे समुद्र के दबाव में हो। अगर वह पूरी ताकत से मुक्का भी मारे तो भी उसे 30,000 फीट गहरे समुद्र के पानी से जूझना पड़ेगा। जब उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी तो पानी में कुछ भी नहीं बचेगा। उसे पानी को चीरना और लहरों को तोड़ना था।
उसने समुद्र में एक छेद कर दिया ताकि उसकी शक्ति उस दुनिया में इस्तेमाल हो सके। इस दुनिया में हान सेन केवल एक ही जीनोकला का उपयोग कर सकता था, जो थी जुबान पीला सूत्र। उसने अनुमान लगाया कि जुबान पीला सूत्र सामान्य रूप से काम करता है क्योंकि यह मूल रूप से इसी दुनिया का था। इसीलिए हान सेन ने अनुमान लगाया कि साम्राज्यों का ब्रह्मांड भौतिक विरोधी दुनिया का प्रमाण है। हालांकि जुबान पीला सूत्र काम कर रहा था, फिर भी उसका शरीर दबा हुआ था। इसलिए जुबान पीला सूत्र चलाना तब तक उतना उपयोगी नहीं था जब तक कि वह दुनिया द्वारा उस पर लगाए गए प्रतिबंधों को पूरी तरह से तोड़ न सके। जुबान पीला सूत्र चलाते समय हान सेन की त्वचा पर अजीब से लाल निशान बन गए। वे गहरे होते गए मानो उसने शराब पी रखी हो। उसके शरीर में खून उबल रहा था। घोस्ट किल ने रक्तभूत आत्मा से लड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह उसका मुकाबला नहीं कर पाए। उसकी त्वचा पूरी तरह से बैंगनी हवा के प्रभाव में आ गई थी। उसका ईश्वर आत्मा रक्तनारी चिन्ह पूरी तरह से बैंगनी हवा में समा गया था। ईश्वर प्रकाश अब दिखाई नहीं दे रहा था। घोस्ट किल उदास थी। उसे पता था कि वह इससे बच नहीं पाएगी। उसका शरीर बैंगनी हो गया था और उसके पंजों के जख्मों से वह बुरी तरह घायल हो गई थी। उसके काले कपड़े भी बैंगनी रंग में रंग दिए गए थे। रक्तभूत आत्मा घोस्ट किल के सामने अपने पंजों के साथ कूद पड़ी, उसे ऊपर से नीचे तक काटने के लिए। जैद जैसे हुक जैसे पंजे उसके सिर में गड़ने वाले थे। घोस्ट किल अब और बच नहीं सकती थी। उसने खूनी भूत आत्मा के पंजे को अपने सिर पर आते देखा। वह जानती थी कि इस हमले से उसके सिर में 5 छेद हो जाएंगे। वह निश्चित रूप से मरने वाली थी। इसका कोई और नतीजा नहीं निकलने वाला था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं, ली बिंगयू, जो ताओ पैलेस के 9 नेताओं में से एक हूं, आज के दिन यहां मरूंगी, ली बिंगयू ने दिल में गहरी सांस लेते हुए कहा। उसने आंखें बंद कर ली और अपनी मौत का इंतजार करने लगी। अचानक रक्तभूत आत्मा के पीछे आकाश में ज्वालामुखी विस्फोट जैसी एक लाल लौ उठी। उसने पूरे पत्थर के महल को लाल रंग में रंग दिया। लगभग उसी समय ली बिंगयू ने रक्तभूत आत्मा के पीछे एक मजबूत शरीर को आते देखा। वह लाल आग से जल रहा था, मानो कोई राक्षस उतर रहा हो। रक्तभूत आत्मा को कुछ गड़बड़ नजर आई। उसने हवा में ही अपना शरीर घुमाया और पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, हान सेन की जलती हुई रक्त लाल लौ जैसी मुट्ठी उसके चेहरे पर पहले से ही लगी हुई थी। हान सेन के प्रहार से रक्तभूत आत्मा का चेहरा क्षत विक्षत हो गया। उसका पूरा शरीर तोप के गोले की तरह घूम गया। वह गोला ली बिंगयू के पीछे पत्थर की दीवार से टकराया। पत्थर की दीवार ढह गई और बंदर मलबे के नीचे दब गया। ली बिंगयू ने हान सेन को देखा, जो किसी राक्षस की तरह उसके सामने उतर रहा था, सदमे में। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। वह जरा भी जवाब देने के लिए संघर्ष कर रही थी। हान सेन ने अपना शरीर हिलाया और ली बिंगयू के सामने आ गया। उसने उसके माथे को छुआ। ली बिंगयू बुरी तरह घायल थी, इसलिए वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकी। उसने अंधेरा देखा और बेहोश हो गई। हान सेन ने एक हाथ से ली बिंगयू को पकड़ लिया और अपनी शक्ति उसके शरीर में डाल दी। उसने रक्तभूत आत्मा की बैंगनी हवा को उसके शरीर से बाहर निकालने की कोशिश की। हान सेन की नजर ली बिंगयू पर नहीं थी और उसने उस पत्थर की दीवार की तरफ भी नहीं देखा जिसमें खूनी भूत की आत्मा को धकेला गया था। उसने भौहें सिकुड़ी और पत्थर के महल की दूसरी दिशा में घूरने लगा। उस जगह पर एक अजीब सी हलचल हुई। एक बैंगनी कमल जैसी रोशनी दिखाई दी। वह बैंगनी कपड़ों में एक सुंदर आदमी के आकार में बदल गई। तुम क्या हो? मेरे इलाके में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह आदमी, जो मानो किसी देवता के उतर आने जैसा था, ठंडे स्वर में बोला। हान सेन की तरफ देखते ही वह इतना चौंक गया कि पीछे हट गया और चीख उठा, डॉलर, तुम मरे कैसे नहीं? दुष्ट कमल देवता, क्या तुम मुझे इतनी बुरी तरह मरवाना चाहते हो? हान सेन ने दुष्ट कमल देवता की ओर ऐसे देखा जैसे वह मुस्कुरा रहे हों, लेकिन वह मुस्कुरा नहीं रहे थे। इससे उन्हें ये भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा, देव आत्माएं साम्राज्यों के ब्रह्मांड में प्रकट हो सकती हैं। दोनों लोकों में उनकी क्या भूमिका है? नहीं, दुष्ट कमल देवता ने शांत होकर कहा। उसने हान सेन को उलझन भरी नजरों से देखा। उस बारे में, डॉलर, क्या तुम अपनी शक्ति त्याग सकते हो? यह मेरा क्षेत्र है। अगर तुम दुनिया के नियम तोड़ने की कोशिश कर रहे हो और किसी उच्च स्तरीय ईश्वरीय आत्मा को यह पता चल गया, तो तुम गले तक मुसीबत में फंस जाओगे। अगर ऐसा हुआ तो यह मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। हान सेन ने देखा कि ली बिंगयू की बैंगनी हवा बाहर निकल गई है। उसने अपनी शक्ति त्याग दी। दरअसल वह वैसे भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था।
दुनिया के नियमों के खिलाफ जाने के लिए बहुत शक्ति की जरूरत होती है। उसकी शक्ति जल्द ही खत्म हो जाती। हान सेन को फिर से सामान्य देखकर दुष्ट कमल देवता का चेहरा और भी अजीब लग रहा था। उसने हान सेन को देखा पर कुछ नहीं बोला। दुष्ट कमल देवता, तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि क्या हो रहा है? हान सेन ने भी दुष्ट कमल देवता की जांच की। ऐसा लग रहा था जैसे दुष्ट कमल देवता के पास कुछ था ही नहीं और वे अवतरित हो गए। उनका देव शरीर सचमुच उनके सामने था। अब उनके पास सारी शक्ति थी। जो हो रहा है उससे तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। तुम्हें इस दुनिया में मुसीबतें खड़ी करना बंद कर देना चाहिए। इतना कहकर दुष्ट कमलदेव जाने को तैयार हो गए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा देव मंदिर तोड़ दूंगा? हान सेन ने दुष्ट कमल देवता को ठंडेपन से देखा। दुष्ट कमल देवता के हाव भाव बदल गए। उन्होंने दांत पीसते हुए हान सेन की ओर देखा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुमने जीनो ब्रह्मांड को बचाया है, तुम्हें अपनी मनमानी करने की आजादी मिल गई है। तुमने इस ब्रह्मांड के नियम तोड़े हैं। अगर तुम्हारे शरीर पर दुनिया की कोई पाबंदी नहीं है तो बेहतर है कि तुम कम प्रोफाइल में रहो। कोई उपद्रव मत करो। अगर हमारे सुपरवाइजर को इस बारे में पता चला तो तुम्हारा भी हश्र किन शिया जैसा होगा। हान सेन हंसा और पूछा, किन शिया इतना बुरा क्यों था? क्या उसने खुशी खुशी देवताओं के महल नहीं गिराए? दुष्ट कमल देवता का चेहरा थोड़ा हरा और सफेद हो गया। वह हान सेन पर नाराज नहीं रहा। उसने ठंडे स्वर में कहा, हम किन शियू ने आपके बेटे के शरीर का इस्तेमाल जीनो ब्रह्मांड का हिस्सा बनने के लिए किया। वह नियमों से बंधा नहीं होगा, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि आप अपनी हालत में किसी उच्च स्तरीय देवात्मा से लड़ सकते हैं? इसके विपरीत श्रीमान भगवान, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन आपके भगवान के मंदिर को तोड़ना कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी, हान सेन ने सहजता से कहा। दुष्ट कमल देवता की आंखें फड़क उठीं। उसने पागलों की तरह पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अंतरिक्ष उद्यान में मेरे लोग कैसे हैं? हान सेन ने अब इस दुनिया के बारे में नहीं पूछा। उसने दूसरी दुनिया के बारे में पूछा। वे ठीक है, दुष्ट कमल देवता ने कहा। स्पेस गार्डन अब जीनो ब्रह्मांड में नंबर 1 गुट है। आत्माओं ने लालटेन जला दी और इंसानों ने भी लगभग जला ही दी। अगर वे पहला गुट बन गए तो इंसानों ने अभी तक लालटेन क्यों नहीं जलाई? हान सेन ने उलझन से पूछा। मुझे कैसे पता? दुष्ट कमलदेव ने उसे घूरते हुए पूछा। जाओ और अपने बेटे से पूछो। ठीक है, मैं वापस जाकर अपने बेटे से कैसे पूछूं? हान सेन ने दुष्ट कमल देवता से पूछा। दुष्ट कमल देवता जड़वत हो गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, मुझसे यह मत पूछो। मैं सचमुच नहीं जानता। किन शियू के अलावा कोई और प्राणी किसी दूसरे ब्रह्मांड में नहीं जा सकता। किन शियू ने ये सब कैसे किया, ये तो तुम्हें उसी से पूछना होगा। मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं उतर सकता। मुझे जाना होगा। इन दोनों दुनियाओं के बीच क्या संबंध है? हान सेन ने पूछा। मुझे नहीं पता, तुम्हें खुद ही समझ लेना चाहिए। देव आत्माओं के नियमों का पालन करती हैं। अगर मैंने नियम तोड़े और उन्हें पता चल गया तो तुम और मैं साथ साथ नीचे जाएंगे। मुझे जाना है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए। अगर तुम मेरा मंदिर तोड़ना चाहते हो तो हम दोनों को साथ में बुरी किस्मत का सामना करना पड़ेगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मेरे सुपरवाइजर तुम्हें ढूंढ लेंगे और वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक तुम मर नहीं जाते। दुष्ट कमल देवता हान सेन को घूर रहे थे। हान सेन ने और कुछ नहीं कहा, उसे कोई परवाह नहीं थी। उसे अब जाना था। अभी मत जाओ, हान सेन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम मुझे अपना कुछ गॉड स्पिरिट ब्लड पल्स दे सकते हो? बिल्कुल नहीं। दुष्ट कमल भगवान का शरीर लुप्त हो रहा था। उसने दांत पीसना शुरू कर दिया। इतना स्वार्थी मत बनो। तुमने इसे इतने सारे इंसानों को दिया है। तुम मुझे क्यों नहीं दे सकते? क्या मुझे देने से पहले तुम्हारे मंदिर जाना होगा? हान सेन दुष्ट कमल देवता पर बुरी तरह हंसा। दुष्ट कमल देवता का शरीर पूरी तरह से लुप्त होने से बस 1 सेकंड की दूरी पर था। वह नाराज होकर बोला, तुम्हारा रक्त नाड़ी जीन मेरे से बेहतर है। मेरे ईश्वरीय आत्मा के जीन तुम्हारे जीन नहीं खोज पा रहे हैं। मैं तुम्हें ईश्वरीय आत्मा का रक्त नाड़ी कैसे दे सकता हूं? मैं समझ गया। तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। हान सेन को लगा जैसे वह कुछ समझ गया हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर अलविदा। अगर मुझे कोई परेशानी हुई तो मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। मुझे यकीन है कि तुम्हें मेरी मदद करने में कोई परेशानी नहीं होगी, है ना? गायब हो रहे दुष्ट कमल देवता ने हान सेन को एक उलझन भरे भाव से देखा। वह बहुत गुस्से में था।
हान सेन के बारे में उसके मन में एक ऐसी भावना थी जिसे वह समझा नहीं पा रहा था। दुष्ट कमल देवता को गायब होते देख हान सेन ने मन ही मन कहा, लगता है लोगों को उनकी ईश्वरीय आत्मा रक्तपल्स पाने में मदद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर मिस्टर यांग अच्छे इंसान हैं तो मैं मंदिर जाकर उनके लिए दुष्ट कमल रक्तपल्स लाऊंगा। हान सेन को दुष्ट कमल देवता का अपने प्रति रवैया समझ नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे दुष्ट कमल देवता उससे डर रहे थे। ऐसा नहीं था कि दुष्ट कमल देवता ने जो कहा था वह सच था और यह कि मायावी पर्यवेक्षक उन्हें मार डालेंगे। वरना दुष्ट कमल देवता ने सीधे पर्यवेक्षक को क्यों नहीं बताया? उसे हान सेन द्वारा ब्लैकमेल का जोखिम नहीं उठाना पड़ा। हान सेन ने सोचा, लगता है इस दुनिया में देव आत्माएं भी कई नियमों और पाबंदियों से ग्रस्त हैं। मुझे आश्चर्य है कि जब वे श्रीमान ईश्वर मुझे दोबारा देखेंगे तो मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। कुछ बातें कम समय में समझ पाना मुमकिन नहीं होता। हान सेन ने सोचना बंद कर दिया और ढही हुई पत्थर की दीवार के पास चला गया। उसने टूटे हुए पत्थर हिलाकर देखा कि खूनी भूतनी मरी है या नहीं। अगर वह नहीं मरी तो वह उसे एक दो घूंसे और मारेगा। अगर वह मर गई तो उसने शर्त लगाई कि वह छोटी बिल्ली के लिए एक बढ़िया नाश्ता बनेगी। छोटी बिल्ली ने बहुत सारा जबरदस्त कीड़े का मांस खा लिया था, लेकिन अभी तक पूरी तरह से अपनी ताकत वापस नहीं पा सकी थी। उसका शरीर अभी भी कमजोर था। उसका विकास भी अभी तक नहीं हुआ था। उसे और खाने की जरूरत थी। जैसे ही हान सेन ने चट्टानों का मलबा हटाया, वह हैरान रह गया। वहां कोई रक्तभूत आत्मा का मांस नहीं था। उसकी जगह एक मुट्ठी भर आकार का बैंगनी रंग का जीन अंडा था जो रक्तभूत आत्मा के जीन अंडे जैसा लग रहा था। बिल्कुल नहीं। एक ही मुक्का मारते ही ये जीन अंडे के आकार में बदल गया। हान सेन हैरान तो हुआ लेकिन खुश भी। इस साम्राज्य के ब्रह्मांड के लोगों के लिए जीन अंडे केवल ईश्वरीय आत्मा रक्तपल्स से ही प्राप्त किए जा सकते थे। जो जीन प्रजाति अंडे से निकली उस पर बाद में ईश्वरीय आत्मा रक्तपल्स द्वारा दावा नहीं किया जा सकता था। अगर वह उस पर दावा भी कर लेता तो भी वह उसे सिर्फ युद्ध पालतू जानवर के रूप में ही इस्तेमाल कर सकता था। वह उसके साथ गठबंधन नहीं कर सकता था। हान सेन के जुबान येलो सूत्र ने जीन प्रजाति को वापस जीन अंडे की स्थिति में ला दिया। इसका मतलब था कि वह उस पर फिर से दावा कर सकता था। इसका मतलब ये भी था कि कई जीन प्रजातियां ऐसी थीं जिन्हें दूसरे लोग नहीं पा सकते थे। हान सेन अब वयस्क जीन प्रजातियां प्राप्त करने में सक्षम था। उसे न तो भाग्य पर निर्भर रहना पड़ा और न ही जीन अंडे वाली जमीन ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। ये तो अच्छी बात है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जुबान पीला सूत्र साम्राज्यों के ब्रह्मांड में इतना उपयोगी होगा। हान सेन ने रक्तभूत आत्मा का जीन अंडा उठाया। उसे थोड़ा घमंड महसूस हुआ। चूंकि उसके पास जुबान पीले सूत्र की शक्ति थी, इसलिए उसके लिए वहां अमीर बनना आसान था। जीन प्रजाति की कीमतें जीन अंडे से कहीं कम थीं। हान सेन को बस कुछ जीन अंडे ढूंढने थे। इस तरह वह 1 दर्जन गुना ज्यादा या शायद कुछ दर्जन गुना ज्यादा कमा सकता था। जुबान येलो सूत्र का प्रयोग करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाने में उसे बहुत ज्यादा ताकत गंवानी पड़ी। एक उच्च स्तरीय जीन प्रजाति को जीन अंडे में बदलना मुश्किल था, लेकिन हान सेन को उन उच्च स्तरीय जीन प्रजातियों से लड़ने की जरूरत नहीं थी। अगर वह शक्ति का इस्तेमाल न भी करे तो भी सिर्फ जुबान येलो सूत्र का इस्तेमाल करके किसी राजा वर्ग या उससे कम जीन प्रजाति को अंडे में बदलना मुश्किल नहीं था। लगता है मुझे जमीनी पल्स जैसी जगहों पर जाकर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है जो सही तरह से साहसिक कार्यों में बिताया जा सकता था। मैं बस कुछ जीन अंडे बेचकर छोटी बिल्ली पाल सकता हूँ। हान सेन का दिल बहुत हल्का हुआ। घोस्ट किल को, जो अभी भी कोमा में थी, देखकर हान सेन ने उसे जगाने की जहमत नहीं उठाई। उसने पत्थर के चूल्हे का ढक्कन खोला, ये देखने के लिए कि अंदर कोई कीमती चीज तो नहीं है। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, पत्थर के चूल्हे से एक बहुत ही मनमोहक खुशबू फैली। हान सेन ने सोचा, क्या अंदर कोई पवित्र औषधि है? किन शियू ने उसे वापस जिंदा करने का तरीका ढूंढने के लिए भेजा है। वह यहाँ पुनरुत्थान की औषधि बनाने तो नहीं आया था। हान सेन ने पत्थर के चूल्हे में सिर डालकर देखा तो वह चौंक गया। पत्थर के चूल्हे में वह पवित्र औषधि नहीं थी जिसके बारे में उसने सोचा था, लेकिन वह खाली नहीं था। पत्थर के चूल्हे के नीचे एक सुनहरा जीन अंडा था। वह शुतुरमुर्ग के अंडे के आकार का था। वह सोने के क्रिस्टल जैसा और पारदर्शी था। अंदर एक सुनहरी रोशनी थी। 0W। इस पत्थर के चूल्हे के अंदर एक जीन का अंडा है। मुझे नहीं पता कि यह कितने सालों से वहां पक रहा है। हालांकि अब तक तो ये पक ही जाना चाहिए था। यह एकदम सही है। मुझे अभी थोड़ी भूख लगी है। इससे पेट भरना कोई बुरा विचार नहीं होगा।
मुझे आश्चर्य है कि जीन के अंडे का स्वाद कैसा होता होगा। क्या इसका स्वाद चिड़िया के अंडे से बेहतर होगा? हान सेन पत्थर के चूल्हे से जीन का अंडा उठाते हुए खुद से बात कर रहा था। जीन अंडा उसके हाथ में था। हान सेन ने अंडे में धड़कते दिल की हल्की धड़कन महसूस की। उसने देखा कि जीन अंडा पूरी तरह पका नहीं था, उसके अंदर अभी भी कुछ था। मुझे लगता है कि इस जीन अंडे का स्तर कम नहीं है। मुझे देखना चाहिए कि मैं इसे ले सकता हूं या नहीं। हान सेन ने जीन अंडे को सहलाया। वह थोड़ा परेशान महसूस कर रहा था। पिछली बार छोटी बिल्ली ही उसके साथ मिली थी। हान सेन जानता था कि वह एक जीन प्रजाति के साथ मिल सकता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि इस दुनिया के इंसानों की तरह कैसे बने और जीन प्रजातियों को कैसे आत्मसात करे। हान सेन ने सोचा, अगर दुष्ट कमल देवता ने कहा कि मेरा जीन रक्त नारी उसके जीन से ज्यादा शक्तिशाली है, तो इसका मतलब है कि उसका ईश्वरीय आत्मा रक्त नारी काम नहीं करेगा। लेकिन मेरा रक्त नारी तो काम ही नहीं करता। अगर उसके पास ईश्वरीय आत्मा रक्त नारी नहीं थी, तो उसे सबसे पुरानी विधि से ही यह काम करना पड़ता। हान सेन ने अपनी बीच वाली उंगली आगे बढ़ाई। उसने एक छेद किया और खून की एक बूंद निचोड़ी। उसे सोने के जीन अंडे पर गिरा दिया। लाल रक्त को सोने के जीन वाले अंडे ने सोख लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्पंज में घुसकर गायब हो गया हो। अचानक हान सेन ने अपने सिर में एक आवाज सुनी। उत्परिवर्ती भगवान वर्ग जीन जाति सोने पंख मोर राजा मिला। हान सेन जब ये देख रहा था, तभी जीन का अंडा फट गया। उसमें से एक छोटा सा सुनहरा मोर उड़ गया। वह एक सुनहरी रोशनी बन गया जो उसके आत्मा सागर में प्रवेश कर गई। एक जीन जाति जिसके बारे में दावा किया गया था कि वह मेरे आत्मा सागर में एक पशु आत्मा की तरह जा सकती है। हान सेन चौंक गया। आत्मा का सागर अभी भी वहां था, लेकिन उसके अंदर की राक्षसी आत्माओं को बुलाया नहीं जा सकता था। वे बिल्कुल हान सेन जैसे थे। वे उस दुनिया की शक्तियों से प्रतिबंधित थे। हान सेन ने सुनहरे पंखों वाले मोर राजा को बुलाने की कोशिश की। उसने देखा कि उसे बुलाना आसान था। एक छोटा सा मोर जो सुनहरे धुंध से चमक रहा था, हान सेन के बगल में प्रकट हुआ। पशु आत्मा की तरह हान सेन इसके बारे में कुछ जानकारी देखने में सक्षम था। स्वर्ण पंख मोर राजा, उत्परिवर्ती देव वर्ग जीन जाति किशोर शरीर। मोर राजा एक सुनहरी रोशनी बन गया था जो उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी। हान सेन का शरीर बदल गया। उसका सिर मोर के पंखों वाले मोर में बदल गया। उसकी पीठ पर सुनहरे पंख थे। सौभाग्य से मेरे पिछवाड़े में मोर पंख नहीं है। हान सेन ने उसके चेहरे की ओर देखा। सुनहरे पंखों वाले मोर राजा से मिलकर उसने आह भरी। हान सेन का दिल धड़क उठा। पंखों में सुनहरी रोशनी थी। हान सेन उड़ सकता था और वह बहुत तेज गति से उड़ सकता था। कम से कम अब मुझे चलना तो नहीं पड़ेगा। हान सेन को थकान का डर नहीं था। अगर वह दौड़ने के लिए अपनी ताकत लगाता तो दुनिया उसकी ताकत पर लगाम लगा देती। दौड़ना बहुत थका देने वाला था। उड़ने की जीन शक्ति का इस्तेमाल करके दुनिया ऐसी शक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती। यह आसान था। कोई भी बहुत ज्यादा दबाव में नहीं जीना चाहता था। रक्त गिराने की विधि को काम करते देख हान सेन ने भूत आत्मा जीन निकाला और उस पर थोड़ा रक्त गिराया। उसने बिल्कुल सोने के पंख वाले मोर राजा की तरह व्यवहार किया। खूनी भूत आत्मा का अंडा बहुत जल्दी फूट गया। हान सेन का सिर एक घोषणा से गूंज उठा। उत्परिवर्ती भगवान वर्ग जीन जाति रक्त भूत आत्मा मिला। बेशक बैंगनी जीन के अंडे से बैंगनी बालों वाला बंदर निकला। वह बैंगनी बालों वाला बंदर आकार में बहुत छोटा था। उसने उसे एक हाथ से पकड़ा हुआ था। वह बहुत प्यारा था, मानो बैंगनी जैद से बना हो। रक्त भूत आत्मा, उत्परिवर्ती देव वर्ग जीन जाति किशोर शरीर। कितनी शर्म की बात है। खूनी भूत आत्मा को फिर से जीन अंडे की अवस्था में धकेल दिया गया और वह फिर से किशोर अवस्था में आ गई। अगर मैं उसे फिर से वयस्क बनाना चाहता हूं तो मुझे उसे कितना खिलाना होगा। हान सेन को ये सोचकर बहुत बुरा लगा। हान सेन रक्तभूत आत्मा के साथ संयोजन करने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन घोस्टकिल अचानक कराह उठी। वह जागने ही वाली थी। हान सेन ने रक्तभूत आत्मा और सुनहरे पंख वाले मोर राजा को वापस अपने आत्मा सागर में डाल दिया। उसने घोस्टकिल की ओर देखा।